अगर आप भी एक ट्रेडर हो तो आप मेरी इस बात को अच्छे से फील कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हम चार्ट पे सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क नहीं कर पाते हैं। सपोर्ट पे बाय करने जाओ तो चार्ट उसका ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेकआउट के साथ रेजिस्टेंस के अगर बाय करो तो उसका ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है। और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अगर हम डिमांड सप्लाई जोन्स को मार्क करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो बहुत सारे बॉक्सेस हमारे सामने मार्क हो जाते हैं चार्ट पे। फिर हमें समझ नहीं आता कौन से बॉक्स से चार्ट एक्चुअल में रिएक्शन दिखाएगा। तो आज इस प्रॉब्लम का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। आज का ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो बिना एक भी पॉइंट मिस किए, तो ना तो आपको कभी लाइफ में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की जरूरत पड़ेगी, ना ही डिमांड सप्लाई जोन्स की। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक को डिटेल में समझने वाले हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक इतनी पावरफुल चीज होती है जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो। इस चैनल का जो सबसे मोस्ट व्यूड सबसे पॉपुलर वीडियो है, जो आज से मैंने 2.5-3 साल पहले ईयर 2023 में आपको शेयर किया था, वो भी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे था। उसका एक बार कमेंट सेक्शन जाके सिर्फ आप चेकआउट करना, आपको समझ में आएगा। लोगों की लाइफ लिटरली उसने चेंज कर दी, कितने लोगों को उससे बेनिफिट देखने को मिले। और उस टाइम पे जब इस बारे में बहुत कम लोग बात करते थे, तब भी मैंने आपको एकदम डिटेल में उसकी साइकोलॉजी समझाई थी। अब आज के करंट मार्केट में, करंट सिनेरियो में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखते हुए चलना है ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करने के लिए, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा, एडवांस तरीका शेयर करूंगा। और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स भी आपको बताने वाला हूं, जो कि मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एटसेट्रा एटसेट्रा होते हैं। चीज थोड़ी सी एडवांस है, जो बाकी लोगों के सर के ऊपर से जाती है, पर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे आप इसको प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर पाएं। बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर, तभी आगे वीडियो में कंटिन्यू करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक पे मास्टर होना है, तो आप प्राइस का फॉर्मेशन सीखो। प्राइस किस फॉर्मेट में मूव करता है, एक अपसाइड पे मूव देगा, देन एक पुल बैक देगा, फिर वापस से अपसाइड पे मूव देगा, फिर वापस से पुल बैक देगा। इसी फॉर्मेशन में प्राइस चलता हुआ जाता है। सिमिलरली डाउन साइड पे भी प्राइस इसी फॉर्मेशन में मूव करता हुआ जाता है। अब प्राइस सीधा सीधा गिर क्यों नहीं सकता, या सीधा सीधा इस तरह से बढ़ क्यों नहीं सकता, मान लो ऐसे अपसाइड पे मूव या ऐसे डाउन साइड पे मूव क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि प्राइस एक वेव फॉर्मेट में ही चल पाता है। वेव के बिना प्राइस सस्टेन इसलिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब प्राइस अगर बैक टू बैक भागना चालू किया अप साइड पे, तो हर कोई यहां से नहीं तो यहां से, नहीं तो यहां से, नहीं तो यहां से, हर किसी का माइंडसेट जो है बाइंग साइड पे हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी चार्ट पे देखना, जब प्राइस बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ कभी मूव दे देता है, तो उतना ही शार्प फिर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। क्योंकि हर कोई जब बाय करने बैठ जाएगा, सबको लग रहा है मार्केट ऊपर भागता हुआ जा रहा है, तो हर कोई पैसा बना लेगा, वहां पे कोई सेल करने आएगा ही नहीं। पर मार्केट चलता कैसे है? मार्केट बायर और सेलर दोनों से चलता है। बायर जब भी बाय कर पाएगा जब उसको सामने बेचने के लिए सेलर होगा। सेलर जब भी सेल कर पाएगा जब उसको सामने खरीदने के लिए बायर होगा। तो इस तरह से कंप्लीट एक साइकिल चलती है। ऑर्डर साइकिल इसी तरह से फुलफिल होती है। तो पहले आपने सीखा ऑर्डर साइकिल। अब ये ऑर्डर साइकिल के लिए क्या है, मार्केट को बीच बीच में ऐसा करना पड़ता है कि बाइंग में जाना भी है, जैसे यहां से इस पॉइंट से मार्केट को इस पॉइंट तक जाना है, तो भी मार्केट क्या है, पहले बायर्स को ऐड करेगा, उसके बाद वीक हैंड्स वाले कुछ बायर्स को हटाएगा, और साथ में बाकी लोगों को ऐसा दिखाएगा कि सेलिंग में जा रहा हूं, जिससे वो लोग सेल करें। फिर वापस से मार्केट बाइंग में जाएगा, फिर कुछ लोगों को हटाएगा, कुछ लोगों से सेल करवाएगा, फिर वापस से मार्केट बाइंग में जाएगा। इसी फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर जाता है। अब जब भी मार्केट गिरता है, तब भी इसी फॉर्मेशन में गिरता है कि बैक टू बैक गिरेगा, उसके बाद कुछ वीक हैंड्स वगैरह को, कुछ रिटेलर्स वगैरह को हटाएगा, या कुछ लोगों को ऐसा दिखाएगा कि नहीं, अब गिर तो मैं गया था, अब मैं बाइंग में जा रहा हूं, तो वो लोग बाय करेंगे, फिर कुछ लोग सेल करेंगे, फिर कुछ लोग बाय करेंगे, तो दोनों मिक्स माइंडसेट वहां पे चलता रहता है। इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग एक वेव फॉर्मेट में जाता है। अब जब भी ये वेव फॉर्मेट में जाता है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिलता है। जैसा मैंने आपसे क्या कहा, इन सारी ड्राइंग्स को एक बार हम हटाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि ऑर्डर साइकिल कंप्लीट करने के लिए मार्केट इस तरह से वेव फॉर्मेट में मूव करता है। अब ये जो वेव फॉर्मेट में मूव कर रहा है, इसमें एक एक ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिलता है। अगर आप मास्टर करना चाहते हो ऑर्डर ब्लॉक को, तो पहले ऑर्डर साइकिल हमने समझा, देन अब आप समझो ऑर्डर फ्लो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट को बाइंग साइड पे जाते जाना है, तो मार्केट ये जो अपोजिट साइड का मूव दे रहा है, बेसिकली इसकी साइकोलॉजी आप ऐसे समझो, इस एग्जांपल से इसको याद रखो कि मार्केट को जब बाइंग में जाना है, तो उसको क्या चाहिए, मार्केट को बाइंग में जाने के लिए क्या चाहिए, सेलर के उसको स्टॉप लॉस चाहिए।
यानी लिक्विडिटी चाहिए सिंपली उसको। तो मार्केट क्या करेगा, बीच-बीच में सेलर्स को बिठाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेलर्स को बिठाएगा। तो जितना भी अपोजिट साइड का मूव आता है, डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड का बना हुआ है, उसमें जितना भी अपोजिट साइड का मूव आता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। इस तरह से ये जो पूरा एक हमें मूव देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार मार्क भी कर देता हूँ। ये हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। सिमिलरली इस तरह से ये जो पूरा अपोजिट साइड का मूव है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे भी ये जो पूरा अपोजिट साइड का मूव है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाता हूँ ऑर्डर फ्लो का। तीनों का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ऑर्डर फ्लो। को भी हम नाम देंगे ऑर्डर फ्लो। ये हैं हमारे सारे ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो बनते क्यों हैं? जिससे कि ऑर्डर साइकिल कंप्लीट हो सके। क्योंकि ऑर्डर साइकिल में बायर भी होता है, ऑर्डर साइकिल में सेलर भी होता है। तो बायर बाय जब ही कर पाएगा ना, जब उसको सेलर के स्टॉप लॉस मिलेंगे या सेलर सेल करने वाला होगा, तभी तो प्राइस बाइंग में जा पाएगा। कि कोई सेल करता रहेगा तब तक प्राइस बाइंग में जाता रहेगा। तो बीच बीच में सेलर को बिठाने के लिए एक ऑर्डर फ्लो जनरेट किया जाता है। सिमिलरली जब हम डाउन साइड पे फॉल करते हुए जाते हैं, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो के बाद। बिल्कुल भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, बस ध्यान से चीजों को समझते हुए जाओ। इस तरह से जब प्राइस गिर रहा है, डाउन साइड का जब प्राइस मूव कर रहा है, तो उसमें जो अपोजिट साइड का पूरा मूव है, यानी मार्केट को अगर नीचे जाना है तो उसको क्या है, बायर को बिठाना पड़ेगा बीच बीच। बायर को बिठाया, यहां से लेकर यहां तक मूव देके बायर को बिठाया, बायर को बिठाया। ये जो पूरा पूरा मूव है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक ऐसे ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो सबको नाम दे देंगे हम ऑर्डर फ्लो। तो इस तरह से कुछ हमारा प्राइस फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ऑर्डर फ्लो होता है, इसका एक छोटा सा रिफाइंड वर्जन होता है ऑर्डर ब्लॉक। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस तरह से मान लो ये ऑर्डर फ्लो था। एक ऑर्डर फ्लो है हमारे पास, इसमें अंदर एक छोटा सा ऐसे बॉक्स होगा। ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे बुलिश साइड का इस तरह से होगा। और सिमिलरली यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लेफ्ट में डालते हैं। यहाँ पे इसके बीच में एक छोटा सा बॉक्स इस तरह से होगा। ये होगा हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेसिकली ऑर्डर फ्लो के अंदर ही एक छोटा सा रिफाइंड वर्जन होता है ऑर्डर ब्लॉक का, जहां पे मैक्सिमम ऑर्डर्स पुश किए जाते हैं। जैसे ये पूरा पूरा ऑर्डर फ्लो था, इसके अंदर छोटा सा एक बॉक्स ऐसा एरिया होगा जहां पे मैक्सिमम ऑर्डर्स पंच किए गए होंगे। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस पर टैप करता है, जैसे मान लो ऑर्डर फ्लो बना कैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, कि यहाँ से सेलिंग का मूव हुआ, तो ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो बना नीचे आते टाइम। फिर दोबारा प्राइस ऊपर गया, अब दोबारा प्राइस इसके अंदर आएगा, तो ऑर्डर ब्लॉक के आसपास टैप करके यहाँ से प्राइस जाता है ऊपर। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है, क्यों बनता है, ऑर्डर साइकिल कंप्लीट करने को ऑर्डर फ्लो बनता है। अब जैसे इस तरह से जब हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में बना हुआ है, अप साइड पे हम मूव करते हुए जा रहे हैं, तो आपको मल्टीपल ऑर्डर फ्लोज देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब इसमें से आपको काम किस पे करना है या कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो समझना। जैसा कि अगर आपने ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, इसका फर्स्ट वाला वीडियो चेकआउट किया होगा, जो कि था स्ट्रक्चर मैपिंग पे। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया था वहां पे कि स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें क्या करना होता है। जो हमारी फर्स्ट स्विंग है, इंटरनल मूव चलता हुआ जा रहा है, फर्स्ट स्विंग है, उसको एज अ इंड्यूसमेंट कंसिडर करना होता है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला फर्स्ट वाला ऑर्डर फ्लो तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ। फर्स्ट स्विंग को हमें एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करना होता है। जब इंड्यूसमेंट हमारा कंफर्म होगा, प्राइस इस तरह से इसके नीचे आएगा, इंड्यूसमेंट हमारा कंफर्म होगा, उसके बाद ही हम कुछ ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे काम करना चालू करेंगे। अभी आगे आपको डिटेल में तीनों कंबाइन करके भी मैं बताने वाला हूँ कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप कैसे काम आता है और ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे ट्रेडिंग करनी है। बस ध्यान से चीज़ों को समझते हुए जाओ। जब हम इस तरह से यहाँ पे नीचे आ गए, तो ये हमारा क्या हुआ, एक इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। तो पहला वाला आपको पुल बैक जो होता है, पहला वाला जो रिट्रेसमेंट होता है, उसको तो वैसे ही इग्नोर कर देना है। वो आपका ऑर्डर फ्लो बन नहीं सकता। दूसरी बात, अब बात आती है सेकंड या थर्ड पुल बैक की। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक पुल बैक यहाँ पे होता हुआ नजर आया था, ये जिसमें बॉक्स मार्क कर रखा है मैंने, और एक यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। अब ध्यान से समझना, जब मैं फर्स्ट वाले को यहाँ पे नाम देता हूँ, तरह से हम फर्स्ट वाले को नाम देते हैं ऑर्डर फ्लो। ये जो ऑर्डर फ्लो है, फर्स्ट वाला या तो हमारे बहुत काम का रहता है, या फिर एकदम लास्ट वाला। बीच वाले हमारे किसी भी काम के नहीं रहते। और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एडिशनल कंडीशन है, अभी आगे आपको समझा। फर्स्ट वाला या तो हमारे काम का रहेगा, प्राइस इसके आसपास से इसके अंदर आएगा, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आपको मिलेगा। वो भी आगे डिटेल में हम एडवांस चलेंगे तब आपको समझ में आएगा।
यहाँ से या तो प्राइस ऐसे ऊपर जा सकता है या फिर एकदम लास्ट वाले तक आएगा इस तरह से। यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है इससे प्राइस ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं ऑर्डर फ्लो। अब इसमें एक डाउट आपके मन में आ सकता है, जैसे एक थोड़ा-सा हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इस तरह से होता, यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंड्यूसमेंट हम इस तरह से करके बैठे थे यहाँ पे, मार्क हम करके बैठे हैं इंड्यूसमेंट, अब ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे हमारा कन्फर्म हुआ। तो क्या हमें इस ऑर्डर फ्लो पे काम करना है या फिर नहीं? क्योंकि हमने कहा था कि भई फर्स्ट वाला तो हमें छोड़ देना है, फर्स्ट वाला पुल बैक तो हमारे इंड्यूसमेंट के काम आएगा और उसके बाद ये सेकंड वाला ऑलरेडी इंड्यूसमेंट के नीचे है। तो क्या हमें इस पे ट्रेड लेना है या फिर नहीं? बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो बना था, उसके बाद प्राइस ऑलरेडी इस पे टैप करके पहले ही जा चुका है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, या जैसे हल्का-सा भी टैप करके गया है या इसके अंदर आके वापस से बाहर गया है, तो भी ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, कि ये ऑलरेडी यहीं तक हमारे काम का था बस, जब तक प्राइस इस पे टैप नहीं। अब उसके बाद अगला वाला पीछे वाला हम चेकआउट करते हैं, तो क्या वो हमारे काम का हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्डर फ्लो बना था, प्राइस ऊपर निकला और यहीं पे प्राइस इस पे टैप कर दिया था बॉक्स पे और फिर उसके बाद ऊपर निकलता हुआ नज़र आया था। क्योंकि ध्यान से चीज़ों की साइकोलॉजी समझो। अगर साइकोलॉजी को साथ में समझते हुए चलोगे ना, तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे कांसेप्ट आपके एग्ज़ाम्पल के साथ डिटेल में माइंड में क्लियर हो जाएँगे। हम क्या बोल रहे थे, ऑर्डर फ्लो क्यों ढूँढते हैं? ऑर्डर साइकिल कंप्लीट करने को। यानी इस ऑर्डर फ्लो के अंदर होते हैं हमारे ऑर्डर्स। किसके ऑर्डर्स? यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए हैं, इस तरह से मार्केट ने पुल बैक दिया है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स होते हैं और उसके बाद उन सेलर्स को डिफीट करते-करते क्या है, लोग यहाँ पे बाइंग करते-करते, बाइंग करते-करते, बाइंग करते-करते प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। अब जो बायर्स बैठे हैं, उनके कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे रह जाते हैं। तो अगर प्राइस ने पहले ही उस पे टैप कर दिया है, मतलब वहाँ के ऑर्डर्स जो हैं वो फुलफिल हो चुके हैं। इस तरह से आप इसको समझते हुए चलो। अब वहीं पे एक डिफरेंट कंडीशन आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से होता, यहाँ पे ये होता और इसके बीच में कोई मेल-मिलाप नहीं होता। यहाँ पे मतलब ये जो सेकंड वाला ऑर्डर फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, ये इस तरह से होता। जहाँ पे अभी तक प्राइस ने इस पे टैप नहीं किया है। तो फिर क्या करते हम, यहाँ तक प्राइस आता, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फ्लो बनता और यहाँ से हम बाइंग का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते थे। कैसे ट्रेड लेना है उसको बाद में समझेंगे, अभी चीज़ों पे फ़ोकस करो सिर्फ़ आप, कि प्राइस मूव कैसे करता है, प्राइस का डायरेक्शन क्या रहता है, प्राइस किस तरीके से, किस फॉर्मेट में मूव करता है, वो समझोगे तब आप उस पे अच्छे से ट्रेड कर पाओगे बिना ट्रैप हुए और सक्सेस रेट भी आपकी बढ़ेगी। तो अगर ये इस तरह से होता जहाँ पे प्राइस पहले इस पे टैप नहीं किया है, यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल रहा है। तब हम इस पे यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑर्डर फ्लो को कंसीडर करते हैं, इसको एज़ अ फर्स्ट ऑर्डर फ्लो को हम यहाँ पे नाम नहीं देते। यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल बॉक्स टाइप होके रह जाता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस पे प्राइस जो है टैप कर चुका है। जैसे हमने यहाँ से इसको मार्क किया, तो यहीं पे प्राइस इस पे आगे आके यहीं पे टैप कर दिया था, तो ये हमारे किसी काम का आगे नहीं रहेगा इंड्यूसमेंट के बाद। ये हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट कन्फर्म हुआ, उसके बाद हमें फर्स्ट वाला कौन-सा देखने को मिल रहा है, ये। क्यों? क्योंकि अभी तक प्राइस ने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट ने अभी तक इस पे टैप नहीं किया। ये इस तरह से ऊपर हो सकता है, इस तरह से और ऊपर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। पर प्राइस ने अगर उस पे टैप नहीं किया है, तो वो ऑर्डर फ्लो हमारे काम का है। बट अगर प्राइस ने इस पे टैप कर दिया इस तरह से, तो फिर ये ऑर्डर फ्लो भी हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। फिर हमें सीधे लास्ट वाले पे जाना है, वहाँ पे हमें कुछ देखना है। और सेम चीज़ अब वापस से रिपीट होगी, अगर लास्ट वाले पे भी प्राइस यहाँ पे टैप कर चुका है, इस तरह से प्राइस करके गया है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये यहीं तक इसकी पावर खत्म हो चुकी है। अब सिमिलरली हमें जब डाउन साइड पे मूव देखने को मिलता है, तो प्राइस जैसे फॉल किया, पुल बैक दिया, फॉल किया, पुल बैक दिया, फॉल किया, पुल बैक दिया, इस तरह से फॉल करता हुआ यहाँ पे जा रहा है। अब इसमें से कौन-सा हमारे काम का होगा, कौन-सा हमारे काम का नहीं होगा, ध्यान से देखिए। आप खुद बताओ। डाउन साइड पे जब हम चलते हुए जा रहे हैं, तो फर्स्ट स्विंग हमारी क्या रहती है? इंड्यूसमेंट। ये चीज़ मैंने आपको इस कोर्स के फर्स्ट वीडियो में ही सिखा दी थी। अगर कंप्लीट कोर्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें हो सकता है आपके दिमाग से स्लिप हो जाएँ या आपको समझ में ना आए उतने अच्छे से। तो सिस्टमैटिक तरीके से पूरे कोर्स को फॉलो करना। ऐसा कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इतना डेप्थ में आपको साइकोलॉजी समझाते हुए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस फ्री कोर्स की कदर करो, जिससे कि आप इससे काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट कर सको और ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। फर्स्ट वाला स्विंग हमारा क्या रहेगा? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मार्क किया, प्राइस अगर इसके ऊपर आना चालू किया, तो उसके पीछे हमें कहाँ-कहाँ पे ऑर्डर फ्लो देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये पुल बैक था हमारा, तो जब हम आगे करते हैं, एक ये पुल बैक है हमारा, तो जब हम आगे करते हैं, एक ये पुल बैक है हमारा। अब इस पे क्या हुआ है, इस वाले पे प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे मान लो ऐसे इस पे टैप कर दी। यहाँ से प्राइस निकला, इसको हम आगे एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहीं पे प्राइस इस पे टैप कर दी।
ये हमारे किसी काम का नहीं है आगे के लिए, तो हम हटा देंगे। हमारे काम का कौन-सा रहेगा? ये वाला और ये वाला। अब या तो जैसे प्राइस ऊपर आना चालू किया, फर्स्ट वाले से यहाँ पे पावर लेगा और यहाँ से आपको फॉल करता हुआ नज़र आएगा। या फिर ये एकदम ऊपर आएगा, इस वाले से लास्ट वाले से पावर लेगा, फिर फॉल करता हुआ नज़र आएगा। अब इसका एक डिफरेंट कंडीशन आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो ये इस तरह से यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर फ्लो था। सेलिंग साइड पे जब हम चलते हुए जा रहे हैं, तो उसमें अपोज़िट चीज़ आपको ट्रैप किसको करना है? जैसे सेलिंग में हम चलते हुए जा रहे हैं, तो आपको ट्रैप किसको करना है? बायर को। तो वो पूरा हमारा एक ऑर्डर फ्लो मार्क होता है। बाइंग में जब हम चलते हुए जा रहे हैं, तो आपको ट्रैप किसको करना है? सेलर को। तो वो हमारा पूरा एक पुल बैक जो रहता है, वो हमारा पूरा-पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क होता है। कभी भी गलत मत कर देना कि जैसे मान लो हम सेलिंग में चलते हुए जा रहे हैं और आपने क्या मार्क कर लिया? ये पूरा तरह से। सेलिंग में चलते हुए जा रहे हैं और सेलिंग का ही पूरा आपने इस तरह से मार्क कर लिया और आगे आप वेट कर रहे हो। तो इस पे तो प्राइस कभी टैप करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो घूम के निकला है ना प्राइस। इसको ऐसे समझो, एक पॉइंट अच्छा बताता हूँ आपको, जिससे आपको हमेशा के लिए कंसेप्ट माइंड में फिक्स हो जाएगा। यहाँ से बायर को बिठाया, बायर को बिठाया, बायर को बिठाया। बायर के स्टॉप लॉस खाते-खाते अब स्टॉप लॉस कटते हैं तो क्या होता है? चेन रिएक्शन होता है, इस तरह से बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन जाएगी यहाँ पे। तो ये बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनने के साथ क्या हुआ? जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे, उनके कुछ ऑर्डर्स तो फुलफिल हो गए, कुछ लोगों के रह गए। तो वापस से प्राइस इस ज़ोन में आएगा, तब वो फिर से वहाँ पे सेलिंग करते हैं। इस वजह से जो अपोज़िट साइड का पूरा मूव रहता है, वो हमारे ज़ोन काम का आता है। अब एक एडवांस कंडीशन आपको शेयर करता हूँ यहाँ पे। मान लो इस तरह से हम फॉल करते हुए आ रहे हैं। ऐसे करते-करते, ऐसे करते-करते फॉल करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑर्डर फ्लो या तो आपके काम का रहेगा, जो मैंने आपको क्या बताया, ये आपको देखने को मिले, या फिर एकदम लास्ट वाला ऑर्डर फ्लो आपके काम का रहेगा, जैसा कि यहाँ पे आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये वाला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और इस पे क्या है, प्राइस ने यहाँ पे आगे जाके टैप नहीं किया। ये अभी तक भी पूरा यहाँ पे वैलिड है, अभी तक भी ये अलाइव है। जब एक बार टैप कर दिया प्राइस ने, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। अब इसके बीच में कितने भी ऑर्डर फ्लो आपको मिले, जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो आपको मिल रहा है, यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो आपको मिल रहा है इस तरह से। भले ही मान लो प्राइस इस पे टैप नहीं भी किया होता, ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ये, तो भी ये बीच के जितने भी ऑर्डर फ्लो हैं, यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो देखने को मिलता है, ये हमारे किसी भी काम के नहीं। क्योंकि प्राइस यूजुअली फर्स्ट वाले से रिएक्शन दिखाता है या फिर लास्ट वाले से, बीच वाले हमारे किसी भी काम के नहीं है। अब जैसा कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट ओपन कर रखा है इथेरियम का। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे से निकलना चालू किया, उसके बाद किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है, यहाँ से निकला, ऊपर गया, एक पुल बैक दिया, देन वापस ऊपर गया, एक और पुल बैक दिया, यहाँ पे इस तरह से अप साइड पे गए, एक पुल बैक दिया वापस से। ऐसे करते-करते प्राइस कुछ ऊपर जाता हुआ जा रहा है। यहाँ पे एक पुल बैक दिया वापस से, यहाँ पे एक बैक दिया वापस से। इस तरह से प्राइस करता-करता ऊपर जा रहा है। अब ज़ूम करके आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आप मानो फर्स्ट इस तरह से प्राइस ने पुल बैक दिया, अप साइड पे मूव दिया, रिट्रेसमेंट दिया, तो ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो था, पर प्राइस आगे जाके क्या किया, ऊपर जाके वापस से इस पर टैप कर दिया। तो हमारा ये पीछे वाला ऑर्डर फ्लो तो वैसे ही यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा प्राइस ने ऑर्डर फ्लो कहाँ पे बनाया है, यहाँ पे। तो अभी तक भी प्राइस ने इस पे क्या है, टैप नहीं किया। इसको हम आगे मार्क करके रख सकते हैं। कैसे मार्क करेंगे? पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक जो अपोजिट साइड का पूरा मूव रहेगा, ट्रेंडी मार्केट में जो भी अपोजिट साइड का पूरा मूव रहेगा, ट्रेंड किस साइड पे है, बाइंग साइड पे। उसके बाद वापस से सेलिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे। यहाँ पे ये सेलिंग हुई पूरी। इसको अगर हम आगे देखेंगे तो प्राइस यहीं पे इस पे टैप कर दिया, यहीं पे इस पे बाउंस लेके प्राइस चला गया। तो यहाँ से पूरा हम यहाँ तक गए थे, नीचे आए, फिर वापस से ऊपर निकले, तो यहीं पे प्राइस इसके अंदर आया और यहाँ से निकल गया। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। और वैसे भी वो पॉइंट आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट वाला या फिर लास्ट वाला हमारे बस काम आता है, ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद अगला अगर हम मार्क करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ मार्किंग पर्सपेक्टिव से आपको सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस मिले। अदरवाइज़ क्या है, सिंपली आपको फर्स्ट या लास्ट देखना है, तो आपको ईज़िली और ईज़िली स्पॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस क्या है, यहाँ से निकला, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे एक बना ऑर्डर फ्लो। अब प्राइस क्या है, वापस से ऊपर निकल गई, यहीं पे इस पे टैप कर दिया, फिर ऊपर निकला है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं रहे। इसके आगे देखो, मार्किंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे तो अगर हम ऐसे मार्क करते हैं, तो भी यहाँ पे प्राइस इस पे टैप कर दिया है, ये भी किसी काम का नहीं रहेगा, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे का देखो, यहाँ पे प्राइस ये पूरा तो एक इनसाइड कैंडल में चल रहा है वैसे ही, तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको पिछले 2 वीडियो से जो हमारे कोर्स के चल रहे हैं, बार-बार आपको समझा रहा हूँ। जब भी प्राइस एक इनसाइड कैंडल में काम करता है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये बड़ी-सी ग्रीन कैंडल है, इस तरह से, और ये बड़ी-सी एक यहाँ पे इसका लोअर पॉइंट है ग्रीन। सारा जो स्ट्रक्चर है इसके बीच में है, तो यहाँ पे ना तो कोई ऑर्डर फ्लो मार्क होगा, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप वगैरह, ये हमारे किसी काम के नहीं है। अब आगे प्राइस किस तरह से चल रहा है, ध्यान से देखो।
यहाँ से हम निकले, ये पूरा तो एक पूरा उस कैंडल के बीच में है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक गए, फिर पुल बैक लिया। देन वापस से हम इसको ऊपर निकले। अब इसके ऊपर निकले हैं, तो हमारा ऑर्डर फ्लो क्या बनेगा? ये। यहाँ पे ये पूरा हमारा अगेंस्ट का मूव जो है ऑर्डर फ्लो बनेगा। इसको जब हम आगे एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, तो प्राइस ने क्या किया, यहीं पे निकलते ही इस पे टैप करके यहीं से इस पे पावर लेके ऊपर निकल गया। तो यहाँ तक प्राइस निकला था, उसके बाद अगेन इस पे आया, टैप करके यहीं से पावर ले गया। हमें ये भी काम का हमारे नहीं रहेगा। वापस से सारी ड्राइंग्स रिमूव करते हैं। अब ऊपर देखो चार्ट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बैक टू बैक मूव है। इसको जैसा मैंने आपसे कहा, इसको हम मार्क नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एक इनसाइड कैंडल है। इसको हम मार्क नहीं कर सकते, ये जो पुल बैक हुआ है इसको। उसके बाद हम टॉप तक गए, टॉप के जाने के बाद क्या है, वापस से हमने यहाँ पे एक पुल बैक लिया। ये हमारा एक पुल बैक। पीछे वाला पुल बैक क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको तो पुल बैक, पहली बात तो हम कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनसाइड कैंडल है, और दूसरी बात वैसे ही उस पे यहाँ पे टैप करके हम ऊपर निकले थे, वो भी हमारा कंसीडर नहीं होगा। अब और ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक पुल बैक है, इस तरीके से। पे प्राइस क्या है, आगे जाके ही प्राइस वैसे तो टैप कर चुका है और यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। अब जैसा मैंने आपसे कहा, पहला वाला अगर मान लो प्राइस इस पे टैप नहीं भी किया होता, तो भी हमें इसको कंसीडर नहीं करना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्विंग तो हमारी क्या होती है, इंड्यूसमेंट होती है। हम यहाँ से, पर आपको दिखाता हूँ, पूरा ऊपर गए, नीचे आए, देन वापस से ऊपर गए, पूरा यहाँ तक गए टॉप तक, तरीके से। ये हमारा जो स्विंग का लोअर पॉइंट है, ये तो हमारा एक वैसे ही इंड्यूसमेंट पॉइंट है, तो इसके अंदर वाला जो हमें ये पुल बैक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये जो पुल बैक देखने को मिल रहा है इस तरीके से, तो हम वैसे भी नहीं ले सकते एज अ ऑर्डर फ्लो, कि फर्स्ट स्विंग तो हमारी इंड्यूसमेंट कंसिडर होगी। अब उसके पीछे हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे। अब आगे का चार्ट मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऑर्डर फ्लो में आ गया। अब ऑर्डर फ्लो आगे हम एक्सटेंड करेंगे। यहाँ से अगर प्राइस कुछ रिएक्शन दिखाता है, अभी आगे चल के और एडवांस चीज़ें आपको सिखाऊँगा, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप वगैरह कैसे यूज़ करना है, तो उससे आपका एक परफेक्ट पीओआई बनेगा। पीओआई पे हमेशा आपको एंट्री प्लान करनी है। अभी फिलहाल आप चीज़ों को समझो। यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझ में आया, इस हायर पॉइंट के ऊपर हम गए ही नहीं, तो यहाँ पे ये कोई भी पुल बैक वगैरह हमारे किसी काम का नहीं है। फिर जब इस तरह से हम चलते हुए जा रहे हैं, पूरा एक स्विंग कंप्लीट हो इस तरह से, फिर हम वापस नीचे आएँ, फिर इस तरह से जाएँ, तब हमें एक पूरा इस तरह से ये ऑर्डर फ्लो इस तरह से कंसिडर करना है। और वहीं पे मानो ऐसा प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये हमें कुछ भी कंसिडर नहीं करना, ये पूरा एक इस तरह से मूव हुआ, ये नीचे आया, इस तरह से प्राइस चलेगा। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट स्विंग हमने इंड्यूसमेंट कंसिडर करी, इंड्यूसमेंट हमारा कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, जैसे ही प्राइस इसके नीचे आया, एटलीस्ट इस लेवल पे। उसके बाद क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो, यहाँ से हम या तो ट्रेडिंग वगैरह का सोच सकते हैं। अब आगे का चार्ट हम प्ले करते हैं, क्या यहाँ से प्राइस ने रिएक्शन दिखाया? आप देख सकते हैं, यहाँ से एक बाइंग का हमें रिएक्शन देखने को मिला तरीके से। यहाँ से या तो हम कुछ बाइंग का सोच सकते हैं, या फिर एकदम लास्ट वाले से। लास्ट वाला कहाँ है? बीच में, जैसा मैंने आपको कहा, वो सब किसी काम के नहीं है। सबसे लास्ट वाला हमारा कहाँ था? नीचे, यहाँ पे। यहाँ से हमने बाइंग स्टार्ट करी थी, यहाँ से बाइंग स्टार्ट करी, एक पुल बैक लिया, ये किसी काम का नहीं था, ऊपर गए, वापस से पुल बैक लिया, फिर वापस से हम यहाँ से ऊपर निकले थे। तो हमारा लास्ट वाला क्या रहेगा? ये वाला पुल बैक तरीके से। तो हम आगे एक्सटेंड करके रखते हैं। ये भी हमारा एक ऑर्डर फ्लो है। कि एक तो ना ये इनसाइड कैंडल में है, ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। ना तो ये कोई इनसाइड कैंडल में है क्योंकि इसके लो के नीचे तक हम आ गए थे, और दूसरी बात, ना इस पे प्राइस ने अभी तक टैप किया है। ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो हम इस तरह से मार्क करके रख सकते हैं। अब आगे का चार्ट हम प्ले करके देखते हैं। यहाँ से ऑलरेडी इस ऑर्डर फ्लो से ये भी हमारे काम का था, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। मोस्टली वही आपके काम आएँगे। बाकी बीच के या तो यूजुअली मीट हो जाते हैं, या फिर आपको देखना ही नहीं है, मतलब यहाँ पे चेक ही नहीं करना आपको। अगर नीचे एक मिल रहा है आपको और ऊपर एक मिल रहा है इंड्यूसमेंट के बाद, तो उसके बीच में यहाँ पे कुछ भी होता रहे, उसको आपको चेक वैसे भी नहीं करना है। फिर भी अगर आपको मिल जाता है तो भी इग्नोर करते हुए चलना है। यहाँ पे फर्स्ट वाले से रिएक्शन दिखाया, काफ़ी अच्छी बाइंग हुई यहाँ पे। उसके बाद हम आगे का चार्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो हमारा आने वाला है, ध्यान से देखना। बीच में कहीं पे भी बाइंग हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस अपने पीओआई पे आने का वेट करना है। पीओआई क्या होता है आपको बता दिया मैंने। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को मिला के हमारा पीओआई बनता है। अब जैसे आप देखो, जैसे ही प्राइस ने डॉट इस पे टैप किया, लास्ट वाले हमारे ऑर्डर फ्लो पे, प्राइस कितना अच्छा रिएक्शन यहाँ से दिखाता हुआ नज़र आया। जस्ट टैप किया है, आप देखो कितना स्मूथली और कितना फास्ट मोमेंटम आपको बड़ी-बड़ी कैंडल्स के साथ देखने को मिला। ये पावर होती है स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट समझने की, कैसे स्मार्ट मनी काम करते हैं, कैसे बड़े ट्रेडर्स वगैरह काम करते हैं, ये समझने की पावर होती है। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि ऑर्डर फ्लो किस तरह से काम करते हैं, बाकी सब भूल जाओ एक बार को।
आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता, आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं पता, सिर्फ आपको ऑर्डर फ्लो पता है। तो क्या आप इस पे काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप वेट करोगे यहाँ पे, छोटा-सा आपका स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ पे, इस तरह से मान लो आप लॉन्ग करते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी इसके अंदर करते या इसके बाहर आप रिएक्शन दिखने के बाद आप मान लो ऐसे करते और ये स्टॉप लॉस आपका क्या होता? नीचे हो जाता। यहाँ से मान लो आप लॉन्ग की अपॉर्च्युनिटी देख रहे हो। टारगेट वगैरह क्या रखते हैं, वो भी आपको इस कोर्स में मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, कि अभी तो हम एंट्री तक भी नहीं पहुँचे हैं। अभी तो मैं सिर्फ़ आपको मैकेनिज़्म समझा रहा हूँ कि कैसे प्राइस मूव करता है, कहाँ से रिएक्शन दिखाता है, क्या चीज़ हमारी पीओआई बनती है। पीओआई भी अभी डिटेल में आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊँगा। पीओआई से ही हमेशा आपकी एंट्री ट्रिगर होगी। पीओआई पे आप एंट्री लोगे और एग्ज़िट आप कहाँ पे लोगे, वो भी आगे आपको इस कोर्स में मैं सिखाने वाला हूँ। और ऐसा एग्ज़िट आपको बताऊँगा, ईज़िली आपको 1:5, 6, 10 आराम से मिलेंगे। और काफ़ी सारे एंट्री मॉडल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ध्यान से पूरे कोर्स को फॉलो करते हुए चलो। जल्दबाज़ी मत करो, आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमें एंट्री बता दो, एंट्री कहाँ करनी है? जैसे मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग आपको समझाया फर्स्ट वाले वीडियो में, उसमें लोग पूछ रहे हैं सर इसमें एंट्री कहाँ पे करना है? तो एंट्री के पीछे मत भागो, पहले ये तो समझो कि कैसे प्राइस मूव कर रहा है, प्राइस का मैकेनिज़्म क्यों है? क्या है? यहाँ पे पुल बैक आते हैं तो क्यों आते हैं? प्राइस सीधा क्यों नहीं भागता? प्राइस सीधा क्यों नहीं गिरता? वो तो समझो पहले। प्राइस कैसे काम करता है वो समझोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो आप सीधा ये नहीं बोलते कि मैं भगाऊँगा, गाड़ी भगाऊँगा, गाड़ी भगाऊँगा। ऐसा नहीं बोलते। आप सीखते हो कि गियर कैसे डलता है, क्लच कैसे दबता है, ब्रेक क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है, स्टीयरिंग कैसे लेफ्ट होता है, कैसे राइट होता है। ये सब सीखने के बाद आप ड्राइविंग को एक्सपीरियंस करते हो। तो जो एंट्री है आपका वो तो एकदम फाइनल स्टेप है। उसके बाद तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, कि एंट्री एकदम फाइनल स्टेप होता है आपका। जब आपने एक बार एंट्री ले ली उसके बाद तो बस आपको मार्केट क्या देता है, आपको स्टॉप लॉस देता है या टारगेट देता है, वो मार्केट की मर्ज़ी। तो उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ़ होल्ड करके बैठे रहना रहता है। तो एंट्री एक फाइनल स्टेप है आपका। जैसे कार जब आप चलाते हो तो ड्राइविंग आपका एकदम फाइनल स्टेप है कि आप गाड़ी एकदम हाईवे पे भगा रहे हो, रोड्स पे अच्छे से चला रहे हो, वो एकदम फाइनल स्टेप है। पहले आप सीखते हो गियर कैसे डालना है, क्लच कैसे दबाना है, ब्रेक कैसे दबाना है, कितने एरिया में मेरी गाड़ी निकलेगी, कितना स्पेस चाहिए मेरे को, वो सब आपको समझ में आता है। तो मैं आपको पहले मैकेनिज़्म समझा रहा हूँ, मैकेनिज़्म समझोगे तभी आप गाड़ी स्मूथली चला पाओगे। सीधा गाड़ी चलाने पे जाओगे तो फिर वही है, आपका एक्सीडेंट होता हुआ नज़र आएगा। कुल मिला के आपके स्टॉप लॉस हिट होते हुए नज़र आएँगे, आप ट्रैप होते हुए नज़र आओगे। तो एकदम निश्चिंत रहो, एंट्री क्या एग्ज़िट भी आपको बताऊँगा, कैसे आपको होल्ड करना है, कैसे ट्रेल करना है। क्योंकि जब हमारी एसएमसी आईसीटी कोर्स की ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको इमोशंस मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट वो सब भी आपको सिखाने वाला हूँ। एक ट्रेडर का रूटीन क्या रहना चाहिए परफेक्ट, कैसे उसको शुरुआत करनी है, अगर ₹10,000 है तो कैसे उसको ग्रो करना है, ₹50,000 है तो कैसे ग्रो करना है, 5 लाख रुपए हैं तो उसको कैसे ग्रो करना है, क्या-क्या चीज़ों में डाइवर्सिफ़ाई उसको करके रखना है। तो ये सब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो कंप्लीट एक ट्रेडर रोड मैप आपको दे रहा हूँ मैं कि कैसे ट्रेडर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। और आप हो कि सीधा आप फाइनल स्टेप पे जाने के लिए पड़े हुए हो। कि आप हर वीडियो में, जैसे कुछ लोग हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के वीडियो में हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या कब ट्रेंड हमारा चेंज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, वो हम सीख रहे हैं। लोग उसमें बोल रहे हैं सर एंट्री कहाँ पे करनी है? पहले ये तो समझ लो कि मार्केट जाने किस साइड पे वाला है। अगर आपको यही नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप कहीं पे भी एंट्री करो, वो आपका एक तुक्का ही रहेगा, रैंडम एंट्री रहेगी। उसी तरह से सेकंड वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटर फुटप्रिंट्स बताए थे कि कहाँ पे ऑपरेटर के निशान हमें दिखते हैं कि हाँ, यहाँ पे ऑपरेटर एक्टिव हो सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट प्लेस बता रहा हूँ कि जहाँ पे ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। क्योंकि ये बात आप समझ सकते हो, बड़े ऑपरेटर्स वगैरह जो रहते हैं, बड़े स्मार्ट मनी वगैरह जो रहते हैं, उनको पता रहता है कि कहाँ पे लोगों के कितने स्टॉप लॉस पड़े हैं, कहाँ पे लोगों के कितने ऑर्डर्स पड़े हैं। पर आपको नहीं पता होता। आप इसी ज़रिए पता लगा सकते हो चार्ट को देखते हुए, चार्ट को ऑब्ज़र्व करते हुए। अब यहाँ से आगे का चार्ट ध्यान से देखो। इंस्टेंटली आपको कितना बड़ा मूव यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आया। वन वे मूव की भी अगर हम बात करते हैं बिना कोई रिट्रेसमेंट वगैरह, तो आराम से 1:8.7 तक आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आया। सिर्फ अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर गोल्ड वगैरह में इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग करने में, तो इस वीआईपी ग्रुप का भी आप पार्ट बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे लाइव मार्केट में अपने ट्रेड्स, सेटअप्स वगैरह मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। किस तरह से मेरा माइंडसेट बन रहा है, किस तरह से मेरी साइकोलॉजी बन रही है, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे लर्निंग्स वगैरह मिलती रहेगी। का पार्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर लेना। और अगर आपने ऑलरेडी प्रोसीजर को फुलफिल कर लिया है बट स्टिल अभी तक आपको वीआईपी ग्रुप का इनवाइट नहीं मिला है, अगर ऑलरेडी आपका प्रोसीजर फुलफिल हो गया है तो आपको आना है ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे। यहाँ पे 14,000 के आसपास आपको फैमिली मेंबर्स मिल जाते हैं। उसको थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे मैसेज वगैरह को, तो यहाँ पे एक टेलीग्राम हैंडल मैंने आपको टैग करके दे रखा है, कॉन्टैक्ट टू साइड ट्रेडर्स करके।
इस पे आप अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको 1 से 2 दिन में इनवाइट मिल जाएगा, अगर आपने पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है वो। अब जैसा कि आपको ये तो समझ में आ गया कि ऑर्डर फ्लो हमारा क्या होता है, जब प्राइस मान लो इस तरह से चलता हुआ जा रहा है, यहाँ पे ऐसे करते-करते प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसमें जो हमारा अपोजिट साइड का पूरा मूव होता है, यहाँ पे इस तरह से ये जो पूरा मूव रहेगा हमारा, ये हमारा बनेगा ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो के अंदर में ऑर्डर ब्लॉक कौन-सी कैंडल होती है, वो ध्यान से समझना। ये पूरा हमारा एक ऑर्डर फ्लो है। इसमें जो लास्ट सेलिंग कैंडल आपको देखने को मिल रही है, मैं एक बार के लिए ये ऑर्डर फ्लो हटा देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि क्या होता है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो के अंदर जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, जो कि आपको कौन-सी देखने को मिल रही है, ये वाली। कलर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल आपको पिक करनी है और इसको मार्क करना है एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, पॉइंट टू पॉइंट, विक से लेकर विक तक, यानी हाई से लेकर लो तक पूरी कैंडल मार्क होगी और इसको आपको आगे एक्सटेंड करना है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा कब? जब आप कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये रहेगा कि ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फर्स्ट वाली कैंडल सेकंड को इग्नोर और थर्ड वाली कैंडल में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में नहीं मिलना चाहिए। उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हमें देखने को मिले। अगर लास्ट वाली सेलिंग कैंडल के ऊपर फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है, तभी आपको उसको एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करके इस तरह से मार्क करना है। ये आपका एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। वापस से जब प्राइस नीचे आता है, मान लो और ऊपर चला गया, वापस से जब प्राइस नीचे आता है, इसमें आपको यहाँ पे वापस से बाइंग करते हुए चलना है। तो इससे हुआ क्या, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझना। जो आपका इतना बड़ा यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो बन रहा था, ये मान लो आपका ऑर्डर फ्लो बन रहा था, उसको हमने करके छोटा कर दिया, एक रिफाइन कर दिया हमने उसको। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस और भी छोटा बनेगा। पूरे-पूरे ऑर्डर फ्लो पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े-बड़े ऑर्डर फ्लो भी कभी-कभी आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर एक रिफाइंड वर्ज़न होता है ऑर्डर ब्लॉक, यानी इसको ऐसे समझो, साइकोलॉजी आपको ध्यान से समझाता हूँ। इस पूरे में हमारे लिए क्रूशियल ऑर्डर्स वगैरह पड़े हुए हैं। बट उसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल एरिया है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं स्मार्ट मनी की तरफ से, वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्क किया था, ये फेयर वैल्यू गैप, ये होता क्या है? तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। वो कोर्स का सेकंड वीडियो था। उसमें इसको हम एक तरह से ऑपरेटर फुटप्रिंट कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप भी बताया है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी बताया है, और भी कुछ ऑपरेटर फुटप्रिंट होते हैं, जैसे कि बीपीआर हो गया, इम्बैलेंस हो गए, वो मैंने आपको उसमें शेयर किए हैं। उनको भी आप देखते हुए चलें, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज आप तक पहुंच पाए। मैं वापस से इस वीडियो में आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क करना नहीं सिखाऊंगा, फिर भी शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को इग्नोर और थर्ड कैंडल का लो, अप साइड के डायरेक्शन में। सेलिंग का भी अभी हम एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये एक तरह का ऑपरेटर फुटप्रिंट होता है। तो जहां पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ऑपरेटर फुटप्रिंट मौजूद है, उसी ऑर्डर ब्लॉक को हमें कंसीडर करना है। अब कुछ डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई करते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपके ट्रैप होने के चांसेस कम से कम हो जाएं और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो यहाँ पे मीट हो गया रहता, तो फिर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं। भले ही ये लास्ट सेलिंग कैंडल है हमारी, पर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल पे चेक करना होता कि नेक्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को इग्नोर और थर्ड कैंडल का मान लो लो। इस तरह से अगर यहाँ पे होता, इसके बीच में अगर थोड़ा सा भी फेयर वैल्यू गैप होता, यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा है तरीके से, थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है, तो फिर हम क्या करते, इस वाली कैंडल को लास्ट सेलिंग कैंडल कंसीडर करके इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मान, को हम नाम देते ऑर्डर ब्लॉक। आपको समझ में आया? पहले हम प्रीवियस वाली कैंडल को क्यों ले रहे थे? क्योंकि उसके ऊपर ऑपरेटर फुटप्रिंट, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, वो प्रेजेंट था। और अगर उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अगले वाली कैंडल को हम चेक करेंगे। उसमें भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसके अगले वाली कैंडल को हम चेक करेंगे। मान लो अब इसको भी हटा देते हैं हम यहाँ से। ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो पूरा मीट हो गया, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब उसके आगे हम चेकआउट करेंगे, यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप हमें देखने को नहीं मिल रहा। फाइनली कहाँ पे जाके फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है? जैसे इसको अगर आप चेकआउट करोगे, फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ से स्टार्ट किया आपने, सेकंड कैंडल को इग्नोर, थर्ड कैंडल का लो मीट हो चुका है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब अगला चेकआउट करोगे, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को इग्नोर और थर्ड कैंडल का लो, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। तो फिर ये जाके हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से बनता।
तो अब वापस से सम अप कर देता हूँ आपके लिए चीज़ें कि लास्ट सेलिंग कैंडल हमें पिक करनी है ऑर्डर फ्लो की, बट उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप प्रेज़ेंट होना चाहिए। तो हम सॉरी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्क कर दिया है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बुलिश मार्क करें। के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप प्रेज़ेंट होना चाहिए इस तरह से, तभी वो हमारे काम का है और उसमें जब वापस से प्राइस आएगा तो हम वहाँ से बाइंग की एंट्री प्लान करते हुए चलेंगे। अगेन वापस से समझा देता हूँ कि एंट्री एकदम फाइनल स्टेप है हमारा, तो यहाँ पे आप चीज़ों को सीख पाओगे तभी उस एंट्री को सही से एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे। तो अभी चीज़ों को सीखो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। इसी वजह से फिर मान लो जैसे किसी ने ये रट लिया कि ऑर्डर ब्लॉक लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, वो यहाँ पे मार्क करके बैठा रहेगा और प्राइस यहीं से टर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने फेयर वैल्यू गैप चेक ही नहीं किया उसके ऊपर। यही रीज़न होता है आपके कमेंट आते हैं कि सर पहले से ही प्राइस घूम जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपको समझ में आ चुका है। और लास्ट कैंडल कैसी भी हो सकती है, कोई से भी कलर की, इस तरह से भी हो सकती है एकदम, और पूरा आपको हाई से लेकर लो तक उसको मार्क करना है। अगर उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप प्रेज़ेंट है, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अगर नहीं है तो फिर अगली कैंडल को चेक करोगे उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है क्या? फिर अगली कैंडल को चेक करोगे ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है क्या? फिर ऐसे करते-करते आपको बेसिकली क्राइटेरिया मैट यही करना है कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए लास्ट सेलिंग मूव और उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट दोनों साथ में होना चाहिए। नहीं है लास्ट सेलिंग कैंडल में तो नेक्स्ट कैंडल को आप चेक करोगे कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए एलिजिबल हो सकती है? ये भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अगली चेक करोगे, फिर उसके अगली चेक करोगे, ऐसे आपको करते हुए चलना है। और ये जो कैंडल है ये मान लो इस तरह से यहाँ पे ग्रीन भी हो सकती है, ऐसे ग्रीन कैंडल भी हो सकती है ये, और रेड कैंडल भी हो सकती है, इस तरह से। कैंडल से कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे स्काई ब्लू कलर से आपको मार्क करके चीज़ें बताई है। अब अगर हम लोग सेलिंग के स्ट्रक्चर में मार्क करते हैं तो ये आपको कैसा देखने को मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे चलता हुआ जा रहा होगा कुछ स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है इसमें जो पूरा अपोज़िट साइड का मूव होता है, जैसे यहाँ पे पूरा अपोज़िट साइड का मूव हुआ, ये हमारा क्या बनेगा? ऑर्डर फ्लो बनेगा। सिमिलरली ये जो पूरा अपोजिट साइड का यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव हुआ, ये क्या बनेगा हमारा? ये हमारा ऑर्डर फ्लो बनेगा इस तरह से आगे। अब ऑर्डर फ्लो में लास्ट जो बाइंग की कैंडल है सेलिंग के स्ट्रक्चर में, उसको हम कंसीडर करते हैं एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक। यानी ये जो पूरा ऑर्डर फ्लो है इसमें एक छोटा-सा ब्लॉक आपको अगर मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक, तो उसको आप लास्ट बाइंग की कैंडल मार्क करोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि कैंडल के कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगेन, चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने न्यूट्रल कलर यहाँ पे चूज़ किया है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोगों के मन में जो डाउट आता है कि यार लास्ट कैंडल तो हमें ये देखने को मिल रही है। नहीं, ये लास्ट कैंडल नहीं है क्योंकि इसके भी ऊपर अगली कैंडल जाती हुई नज़र आई है। लास्ट कैंडल से ये मतलब है कि जिस कैंडल ने एकदम पीक पॉइंट, एकदम हाई पॉइंट टच किया हो, उस कैंडल को आपको पूरा पहले तो मार्क करना है और नाम उसको ऑर्डर ब्लॉक जब भी देना है जब उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट हो। ऐसे आपने पूरी कैंडल को मार्क किया कि यही वो कैंडल थी जिसने पूरा हाई लगाया था। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं, सिर्फ कैंडल्स पे फोकस करो। प्राइस ऐसे यहाँ पे ड्रॉप करता करता आया, पुल बैक लिया, ये पूरा ऑर्डर फ्लो बना, ये जो पुल बैक था हमारा, फिर प्राइस नीचे गया। लास्ट कैंडल कौन सी थी? ये पे हायर पॉइंट लगाया, इसको पूरा आपको मार्क करना है पर अभी नाम नहीं देना है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि आप इसके नीचे चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है। इस कैंडल का लोअर पॉइंट पिक करोगे, अगली कैंडल को इग्नोर करोगे, थर्ड कैंडल का हायर पॉइंट पिक करोगे, बीच में अगर गैप है तो मतलब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है, तब जाके आपको इस ब्लॉक को नाम देना है ऑर्डर ब्लॉक और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बेरिश रहेगा। तो जब इस पे प्राइस वापस से टैप करने आएगा तो हम यहाँ से सेलिंग का रिएक्शन प्लान करते हुए चलेंगे। अब सिमिलरली कुछ वेरिएशंस आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो इसको हमने हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया। अभी कैंडल ऐसे थोड़ा-सा ऊपर होती है। कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं होती। मैंने आपसे क्या कहा हम अगली कैंडल को चेक करते। अगली कैंडल कौन-सी है यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारी अगली कैंडल है और इसका फर्स्ट कैंडल का लोअर पॉइंट और थर्ड कैंडल का हायर पॉइंट, क्या यहाँ पे बीच में एक गैप है? हाँ, थोड़ा-सा ही सही पर यहाँ पे एक गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, हम इसको मार्क कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे करके। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता। फिर प्राइस अगर इस पे टैप करता तो यहाँ से हम सेलिंग का मूव प्लान करते हुए चलते। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने जैसे एग्जांपल बाइंग साइड के लिए देखे, बस साइड चेंज हो जाती है, हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो हर चीज़ जो हम ऊपर के लिए देख रहे थे वो नीचे के लिए देखेंगे, जो नीचे देख रहे थे वो ऊपर देखेंगे। बस इतना सा आपको करना है, बाकी सेम रहता है सब कुछ। मान लो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अगर देखने को मिल रहा होता, तो यहाँ पे आप क्या करते? फर्स्ट वाली कैंडल को सबसे पहले आप मार्क करते और वहाँ पे चेक करना चालू करते, जिसने एकदम टॉप हाई लगाया है उसको चेक करना चालू करते आप, क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्रेज़ेंट है?
तो उसके लिए आप क्या करते, ऐसे टूल निकालते कोई भी, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल तो वैसे ही इनसाइड कैंडल है तो उसका कोई फर्क नहीं, ये बनेगी हमारी सेकंड कैंडल। इसके बाद थर्ड कैंडल का हाई, पर ये तो आपस में मीट हो गए, इनमें तो कोई गैप ही नहीं है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो मतलब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता। अब इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन आता कि क्या हम अगली वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं? तो नहीं, इस वाली कैंडल को तो वैसे ही नहीं ले सकते ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये पहले ही इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल को बिल्कुल भी आपको महत्व नहीं देना है पूरे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, आईसीटी कंसेप्ट में। चाहे आप ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे हो, चाहे आप, जैसा मैंने अभी ऑर्डर फ्लो के एग्जांपल में भी आपको दिखाया था इथेरियम के चार्ट पे, चाहे आप फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहे हो, कुछ भी मार्क कर रहे हो, तो आपकी अगली कैंडल कौन सी बनेगी? ये वाली। इस तरह से आप मान लो मार्क करते, ऐसे इसको मार्क करते, और उसके बाद फर्स्ट कैंडल का लोअर पॉइंट और थर्ड सेकंड कैंडल को इग्नोर, और थर्ड कैंडल का मान लो हायर पॉइंट रहता, के बीच में कोई गैप रहता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ मैं। इस तरीके से मान लो ये कैंडल रहती, ऐसे ये कैंडल रहती। अब आपने इस पे ब्लॉक लगा दिया, पर अभी तक आपने इसको नाम नहीं दिया है एज अ ऑर्डर ब्लॉक। आप क्या चेक करोगे? पहले फर्स्ट कैंडल जिसको मार्क कर रहे हो उस कैंडल का लोअर पॉइंट, सेकंड कैंडल को इग्नोर, और थर्ड कैंडल का हायर पॉइंट के बीच में क्या गैप है? यहाँ पे बिल्कुल गैप है। तब जाके आप इसको नाम दे सकते हो एज अ ऑर्डर ब्लॉक बेरिश। तब इस पे प्राइस टैप करेगा, आप सेलिंग का प्लान करते हुए चलोगे। बेसिकली इनसाइड कैंडल को इग्नोर कर देना है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो उस कैंडल को भी इग्नोर कर देना है, और आगे आपको चेक करते हुए जाना है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम ही रहेगी कि जब स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से चलता हुआ जा रहा है, ऐसे करते-करते हम चलते हुए जा रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला जो ऑर्डर फ्लो रहेगा वही काम का रहेगा, और लास्ट वाला ऑर्डर फ्लो रहेगा वही काम का रहेगा, इंड्यूसमेंट मिलने के बाद। तो सिमिलरली जो ऑर्डर फ्लो काम का है उसके अंदर का ही ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप हमारे काम का रहेगा। अब जैसा कि मैं आपको एक छोटे से छोटे कंसेप्ट की भी साइकोलॉजी और साथ में माइंडसेट समझाता हुआ चल रहा हूं, जिससे कि आपको कुछ भी रटना ना पड़े और हर चीज आपके कंसेप्ट के साथ क्लियर हो। मतलब आपको उसके पीछे का रीजन समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हम फेयर वैल्यू गैप देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक के साथ, उसी कैंडल को हम कंसीडर करते हैं जिसमें फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट हो। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ध्यान से समझो। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वाली कैंडल को अगर हम लेते, जो टॉप वाली हमारी कैंडल है लास्ट बाइंग कैंडल, इसको अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मानते, तो अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये जो आपको यहाँ पे ऐसे प्राइस फॉल करता हुआ नजर आया, ये जो कैंडल ऊपर गई ना, ये यहीं पे इसने टैप कर दिया, यहाँ पे टैप करके ये इस तरह से फॉल कर रही है। तो मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये वैसे ही किसी काम का नहीं है, फिर ये यहीं तक ही था। इसलिए हम उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। सिमिलरली बाइंग साइड पे भी हम फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि अगर हम इसको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं तो आप ध्यान से देखो प्राइस ने क्या किया। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं डिफरेंट पेन से। यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा, पहले यहाँ तक हाई लगाया, ऐसे हम मान लो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक गए, हाई लगाया, उसके बाद बीच में यहाँ पे आते आते इस तरह से यहाँ पे प्राइस वापस गया और इस कैंडल ने ही इस पर टैप कर दिया। तो ये लोअर पॉइंट और ये हायर पॉइंट तो मीट हो गए दोनों। मतलब जो कैंडल में हम ऑर्डर ब्लॉक बना रहे थे, ऑर्डर ब्लॉक पे तो ऑलरेडी टैप करके प्राइस गिर चुका है। तो इस चीज को हम कहते हैं मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यानी ऑर्डर ब्लॉक जो है मिटिगेट हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं है। एक बार ऑर्डर ब्लॉक जब मिटिगेट हो जाता है यानी प्राइस उस पर टैप कर लेता है, तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये यहीं तक था, फिर इसको आप आगे यूज नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे यहाँ पे, अब बहुत से लोग यही मिस्टेक करते हैं, नीचे चला जाएगा प्राइस, वापस से जोन में आएगा, वो यहाँ पे सेल करने की सोचेंगे, पर थोड़ा बहुत प्राइस हो सकता है रिएक्शन दिखाए और वो ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा। इसलिए आपको एक मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को कभी भी मार्क नहीं करना होता, इसको आप आगे यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक बार प्राइस ऑलरेडी इस पे यहीं पे टैप कर दिया है। बट वहीं पे अगर हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू गैप के साथ वाला ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, जैसे कि ये हमारा था तरीके से, तो अब इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है, इस वजह से क्या है, ये अभी तक मिटिगेटेड नहीं है। यानी प्राइस जैसे यहां से लेकर पूरा यहां तक आया, ये पूरा प्राइस ने ड्रॉप किया, प्राइस ऊपर भी गया, उसके बाद सीधा फॉल करना चालू कर दिया, उसके बाद यहीं तक आया और नीचे चला गया। तो यहाँ पे एक गैप है, अभी तक भी प्राइस ने, इसको ऐसे स्ट्रक्चर समझो, ऐसे करके प्राइस चला गया, तो प्राइस ने क्या है, अभी तक भी उस पर टैप नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है। दोबारा जब प्राइस यहाँ पे आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक में, तब आप यहाँ से सेल कर सकते हो। होपफुली आपको चीजों के पीछे की साइकोलॉजी और माइंडसेट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको लोग कंसेप्ट जरूर रटवा देंगे, पूरे यूट्यूब पे आपको भर भर के फालतू की वीडियोस मिल जाएगी ऑर्डर ब्लॉक पे, ऑर्डर फ्लो पे, जहां पे लोग आपको कंसेप्ट रटवा देंगे कि लास्ट बाइंग कैंडल मार्क कर लो, लास्ट सेलिंग कैंडल मार्क कर लो, प्राइस उसमें आएगा तो सेल कर दो। पर वो सब आपको रटना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़े, कि मैंने भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी कंसेप्ट इसी तरह से सीखे थे कि एक एक चीज के पीछे का मैंने लॉजिक फाइंड आउट किया, साइकोलॉजी फाइंड आउट करी कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो जाके मेरे को चीजें क्या है रटनी नहीं पड़ी, सीधा मेरे माइंड में लॉजिक छप गए।
तो मैं चाह रहा हूँ वो सारा एज इट इज आपको ट्रांसफर हो जाए। अच्छा लग रहा है अगर आपको लर्निंग, तो लाइक कमेंट करके शेयर करो, सपोर्ट करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे नेक्स्ट और भी काफ़ी सारी एडवांस वीडियोस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जिसमें हम एंट्री मॉड्यूल्स भी डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे, और बहुत एडवांस एंट्रीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसमें आप बहुत छोटे-छोटे स्टॉप लॉस में काम कर सकते हो। साथ में उसके बाद फिर हम एग्जिट मॉड्यूल्स भी देखेंगे कि हम एग्जिट कहाँ पे कर सकते हैं, परफेक्ट एग्जिट हमारी क्या रहेगी, टीओआई क्या होते हैं, लिक्विडिटी क्या होते हैं, और भी बहुत सारे आईसीटी कंसेप्ट मैं आपको एडवांस में सिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे सिखाने में भी मज़ा आएगा। अब होता क्या है, हर कोई पर्सन ऐसा होता है कि शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। उनको मैं फट से ये जो पूरा वीडियो है ना, ये मैं चाहता तो 10 मिनट में आपको बता के जा सकता था। बट उसके बाद आप परेशान होते रहते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, जैसे यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट नहीं है, तो आपको अगली कैंडल पे शिफ्ट होना है। ये सारे ट्रैपिंग वाले जो सिचुएशंस बनते हैं ना, जो कंडीशंस बनते हैं, ये आपको समझ में नहीं आते। 10 मिनट के अंदर मैं आपको ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप वगैरह सिखा के कंप्लीट कर देता पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। पर उसमें क्या है, आप चीजें सीख नहीं पाते, या तो आपको रटना पड़ता, और रटने के बावजूद भी आप जो ट्रैप कंडीशंस बनती हैं वहां पे फिर फंस जाते। इसलिए मैं ऑलरेडी सारी सिचुएशन आपके माइंड में अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। तो अगर आपको इसी टाइप की नॉलेज पसंद है, क्योंकि मेरा तो यही रूल है कि अगर नॉलेज लो तो पूरी तरह से लो, अदरवाइज आधी अधूरी नॉलेज मत लो। अगर आपको शॉर्टकट के पीछे भागना है तो वहां से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जैसे अभी भी मैं जानता हूं कि ये जो फ्री कोर्स मैंने आपके लिए चला रखा है, इसमें बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर एंट्री बता दो, सर एग्जिट बता दो, टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है, इसके रिगार्डिंग बहुत लोग कमेंट करते हैं। टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पे सेम चीजें काम करती हैं। आपको जौन सा टाइम फ्रेम पिक करना है आप उस पे कर सकते हो। शुरुआत बड़े टाइम फ्रेम से कर सकते हो, अगर छोटा टाइम फ्रेम आपको हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली कैंडल्स बहुत सारी होती हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल्स कम दिखेगी, तो आपको इजीली शुरुआत में मास्टर करने में, बिगिनर टू जब आप एडवांस की जर्नी चल रही होगी आपकी, तब आपके लिए ईजी पड़ेगा। तो आगे से आगे चीज़ों में मत भागो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसका लॉजिक अगर एक बार समझ गए बस आप, बार-बार का भी काम नहीं है आपका, थोड़ा टाइम आपने दे दिया, 2-3 महीने ट्रेडिंग के अपने दे दिए इसमें, तो आपको आगे जाके ट्रैपिंग कम मिलेगी। आगे जाके आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जब बाकी लोगों को पता भी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक चलो एक बार को पता भी चल गया कि इस पे उनको बाय करना है या सेल करना है। पर ये समझ नहीं आता कि ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों करता है, और उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप होता है तभी वो क्यों काम करता है। तो फिर वो आगे जाके पछताते हैं। इसलिए नॉलेज लो तो पूरी अच्छी तरीके से लो, जिससे कि आपको उसका एक-एक पॉइंट क्लियर रहे। अब सिमिलरली इसी तरह से बाइंग साइड पे भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसी एग्जांपल में बता रहा हूँ थोड़ा-सा। मान लो इस तरह से अगर फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है, यहाँ पे आपने लास्ट सेलिंग कैंडल लोगे बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए, यहाँ पे इस तरह से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क करना है। तो इसके ऊपर क्या रहता है, एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक गैप होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को इग्नोर और थर्ड कैंडल के लो के बीच में। तो ये गैप हमें क्या सिग्निफाई करता है? अब अगर मान लो जैसे मैं इस गैप को हटा देता हूं, तो यहां पे देखो ध्यान से, प्राइस यहां तक लो लगाया, उसके बाद ऊपर जाना चालू किया, ऊपर जाना चालू किया, यहां तक ऊपर गया, नीचे आया, और अभी तक भी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं हुआ है, उसके पहले ही वो टर्न हो गया। तो अगर आगे चल के कभी ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो यहां से पावर ले पाएगा। और वहीं पे मान लो अगर ये टैप हो गया रहता, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कोई प्रेजेंट ही नहीं होता, इस तरह से टैप हो गया रहता, तब तो ये यहीं पे मिटिगेट हो गया। तो इसके आगे तो आप इसको कैसे एक्सटेंड करोगे? तो कोई भी मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक आपके काम का नहीं रहता। मिटिगेटेड का मतलब सिंपली जब उस पे एक बार की ही पावर रहती है एक ऑर्डर ब्लॉक में। अगर उसने वो कंप्लीट कर दिया है अपना काम, तो उसकी लाइफ वहीं तक थी। इसलिए आपको फेयर वैल्यू गैप चेक करना ज़रूरी होता है। जब इस तरह से फेयर वैल्यू गैप रहेगा तभी आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो कि हाँ भाई अभी तक प्राइस इस पे टैप नहीं किया है। अब जैसे एक एडवांस कंडीशन आपको बताता हूँ, ये सारी बातें इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट था, पर अगली जो कैंडल है उसने ही मान लो इस पे टैप कर दिया। ये यहीं तक था इसका पावर, यहीं तक था इसका काम। यहीं पे टैप हो गया, यहीं पे इसका काम खत्म हो गया। यहाँ से अगर आप बाय कर पाए तो कर पाए। आगे जाके अगर आप इसको एक्सटेंड करके बैठे हो और सोच रहे हो कि इस पे प्राइस आएगा और मैं यहाँ पे काम करूंगा, तो कभी-कभी छोटा-मोटा रिएक्शन दिखाएगा भी सही, पर उसमें आप ट्रैप हो जाओगे। छोटा-सा मूव देके वो आपको फँसा देगा। और वो फँसाता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बिगिनर्स जो होते हैं, आईसीटी, एसएमसी के बिगिनर्स जो होते हैं, उनको सही से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने नहीं आते। वो ये चीज़ भूल जाते हैं, जैसे इस कैंडल ने ही यहाँ पे टैप कर दिया था, तो ये यहीं तक थी इसकी पावर। अब मैं आपके मन में एक डाउट और क्लियर कर देता हूं। जैसा कि इस कोर्स के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाया था, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने एक इंड्यूसमेंट लिया। अभी क्या होता है इंड्यूसमेंट वगैरह, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, के बाद प्राइस क्या है, नीचे फॉल किया। इंड्यूसमेंट के बाद क्या होता है, हमारा एक लो कंफर्म हो जाता है। लो कंफर्म होने के साथ क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लो इस तरह से हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही क्या होता है, हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। तो इसको हम कैसे मार्क करेंगे यहाँ पे,
ये हमारा बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले इंड्यूसमेंट हुआ तभी हमने यहाँ पे ये लो कंसिडर कर लिया, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे प्राइस ने जब इसके नीचे कैंडल क्लोज करी यहाँ पे, तब हमने क्या करा, यहाँ पे हायर पॉइंट को मार्क कर लिया एज अ हाई। अब ध्यान इस बात का रखना है आपको कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इंड्यूसमेंट मिलेगा आपको दोबारा से, जैसे यहाँ पे आपका हुआ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरह से मान लो यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद क्या है, आपको एक स्विंग टेक डाउन होने का वेट करना है, तो ये दोबारा से आपका क्या बनेगा, इंड्यूसमेंट बनेगा, और इंड्यूसमेंट मिल गया। तो इंड्यूसमेंट मिलने के बाद जो आपका हायर पॉइंट है वहां तक आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है। यहाँ पे ये मान लो आपका ऐसा हायर पॉइंट है, क्योंकि अगर इसके ऊपर चला जाएगा प्राइस तब तो फिर वो चोक हो जाएगा। तो चोक से पहले पहले ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ तरीके से, इंड्यूसमेंट होने के बाद चोक से पहले पहले फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, जैसे मान लो कोई यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक रहता है इस तरह से, प्राइस हो सकता है उस पर टैप करके गिर जाए, और एक लास्ट वाला चोक के जस्ट पहले वाला यहाँ पे, ये दो ऑर्डर ब्लॉक आपके काम आएंगे, यही दो ऑर्डर फ्लो भी आपके काम आएंगे, और इसके अंदर ही फेयर वैल्यू गैप वगैरह आपको मिलेंगे। ध्यान से समझ लेना बात को कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जब आप इंड्यूसमेंट पिक करोगे, उसके बाद आपको हायर पॉइंट से पहले पहले यानी चोक होने से पहले पहले फर्स्ट और लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो लेना है। कभी कभी प्राइस ऐसे फर्स्ट वाले से गिर जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मान लो मैं आपको अच्छे से मार्क करके एक बार दिखाता हूँ, जैसे एक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस तरह से, तो हम रेड कलर दे देते हैं। एक आपको मान लो ऐसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चोक के जस्ट पहले होगा एक लास्ट वाला जिसको हम कहते हैं, और एक मान लो कोई ऐसे बीच में भी है, तो बीच वाले को तो वैसे ही मैंने आपसे क्या कहा, या तो फर्स्ट वाले से ही वो गिर जाएगा, फर्स्ट वाले से आप सेलिंग करोगे, या फिर एकदम लास्ट वाले से आप सेलिंग करोगे, चोक के जस्ट पहले वाले से। अब इसके पीछे का भी लॉजिक ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे होता क्या है, या तो अगर ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसमें क्या होता है, हल्का-फुल्का जैसे यहाँ पे सेलर्स आए, सेलिंग में ही जाना है मार्केट को, सेलिंग का ही ट्रेंड बना हुआ है, सेलर्स आए, उनको हटाते-हटाते मार्केट ने क्या किया, उन सबके स्टॉप लॉस उड़ाए। अगर ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रांग मोमेंटम चल रहा है, तो क्या करेगा, वो फर्स्ट वाले से ही पावर लेके गिर जाएगा। फर्स्ट वाले पे अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, पहले इसका साइकोलॉजी समझो, कि जैसा मैंने आपसे कहा कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ों की साइकोलॉजी समझो कि ऐसा होता क्यों है, किसको फँसाया जा रहा है, किसको ट्रैप किया जा रहा है। यहाँ पे लोग ब्रेकडाउन पे सेल करने की कोशिश किए, उनको मार्केट हटाने के लिए पूरा उनके स्टॉप लॉस वगैरह, स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस रहते हैं रिटेलर्स वगैरह के, स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर गया, ऊपर जाते-आते फिर क्या है, यहाँ पे पीछे इस वाले लेग में आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, यहाँ पे से टैप करके प्राइस गिर जाएगा, तो ये है मतलब बहुत स्ट्रांग मोमेंटम चल रहा है। बाकी फिर ये बीच के हमारे किसी काम के नहीं रहते, यहाँ पे 2-3 और मिल जाएँ आपको ऑर्डर ब्लॉक रास्ते में, तो ये किसी काम के नहीं है। फिर या तो इसके आस-पास से प्राइस ने रिएक्शन दिखाया तो ठीक है, यहाँ से आपने सेलिंग प्लान करी, उसके बाद जो मिला आपको वो मिल गया। और यहाँ से उसके बाद मान लो प्राइस ऐसे थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखा के फिर अगर ऊपर जा रहा है, तो फिर वो बीच वाले किसी से ज़्यादा चांसेस नहीं है। ऐसा हो सकता है भले कि जैसे बीच वाले पे भी जाए, थोड़ा बहुत आपको रिएक्शन दिखाए, स्कैल्पिंग वगैरह का मूव दे, पर वापस ऊपर निकल जाए। फिर थोड़ा बहुत दिखाए बीच वाले से, फिर ऊपर निकल जाए। पर आपको एक्चुअल में बड़ा मूव कहाँ से मिलेगा, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड कहाँ से मिलेगा, या ऑपरेटर के साथ आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, जहाँ पे एकदम फाइनल वाला चोक के जस्ट पहले वाला होगा। क्यों? अब सबसे ऊपर वाले की साइकोलॉजी समझना। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले की साइकोलॉजी तो आपने समझ ली कि जस्ट यहाँ पे थोड़े बहुत जो सेलर्स आ रहे थे वीकेंड्स वगैरह, उनको हटाया, बायर्स को बिठाया और सीधा फर्स्ट वाले से गिर गया, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लास्ट वाले से गिरने का ये रीजन रहता है, बीच वाले किसी काम के नहीं रहते तो इसको हम हटा देते हैं। बीच वाले पे भी थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाएगा, ऐसा नहीं, जैसे मान लो एक बार आपके लिए यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं, ये जो हमारा बीच वाला था, इससे हो सकता है प्राइस ऐसा दिखाए, जैसे प्राइस यहाँ से चलना चालू किया, फर्स्ट वाले को मान लो इग्नोर कर दिया, यहाँ से थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया, पर एक्चुअल में जाएगा वो लास्ट वाले के पास ही और उसके बाद ही अच्छा मूव देगा। अब ये होता क्यों है, ध्यान से समझना, क्योंकि जो लोग सेल कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स वगैरह जो लोग सेल कर रहे हैं, जो मान लो जिसने यहाँ से प्राइस को टर्न किया, उसने यहाँ से प्राइस को टर्न किया, वो क्या चाहते हैं कि चोक ना हो पाए, तो वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए यहाँ से प्राइस को पुश करते हैं। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में आप क्या सीख रहे हो, आप बड़े प्लेयर्स का काम करने का तरीका सीख रहे हो एक तरह से, तो उसके पीछे का लॉजिक समझो। अब मान लो आप ही खुद एक ऑपरेटर हो, तो या तो अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और आपको लिक्विडिटी वगैरह मिल रही है, बायर्स के स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले से आप सेलिंग वापस से करना चालू कर दोगे। या फिर अगर यहाँ से उतने स्टॉप लॉस वगैरह नहीं मिले, उतनी लिक्विडिटी नहीं मिली, तो फिर आप लास्ट वाले के टाइम पे क्या है, अपने आप की पोजीशन जो है आपकी डिफेंड करोगे। क्योंकि अगर इसके ऊपर चला गया प्राइस तब तो फिर वो चोक हो जाएगा, फिर कहीं न कहीं हमें अप साइड के लिए स्ट्रक्चर देखते हुए चलना होगा, और फिर वो हाथ बायर्स का हाथ आ जाएगा वहाँ पे, बायर्स के हाथ में चली जाएगी बात।
तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए या तो लास्ट वाले से प्राइस गिरता है, सेलर्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए लास्ट वाले से गिराते हैं, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कंटिन्यू चलते जाना है, बहुत कोई नेगेटिव न्यूज़ है, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, तो फर्स्ट वाले से ही प्राइस गिर जाता है। अब ध्यान से बाइंग साइड के स्ट्रक्चर में भी समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं सिखा रहा, वो आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी अच्छे से। बस यहाँ पे ध्यान से देखो, इंड्यूसमेंट हुआ, प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, तो इंड्यूसमेंट होते ही क्या होता है, हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, जो ग्रीन से आपको मार्क करके दे रखा है, और उसके आगे हम लगा देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती है, यहाँ पे हमारा एक लो कंफर्म हो जाता है। तो ये हो गया हमारा हाई और ये हो गया हमारा लो। एक बार जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, उसके बाद आपको नेक्स्ट इंड्यूसमेंट का वेट करना है। इंड्यूसमेंट होने के बाद और ये लो से पहले, क्योंकि अगर लो के नीचे चले गए तब तो क्या होगा, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, हमारा ट्रेंड जो है चेंज होने की तरफ चल जाएगा तरीके से। इसको अगर हम मार्क कर लेते हैं लो को, ये हमारा क्या है, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, या तो फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक जो इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा, इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, या तो यहीं से प्राइस इंड्यूसमेंट के बाद टैप करके चला जाएगा ऊपर, जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ऐसे टैप करके, या फिर एकदम लास्ट वाला चोक के जस्ट पहले वाला जो होगा, वहां तक प्राइस आएगा, ऐसे करके वहां तक आएगा प्राइस और वहां से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर कोई बीच में रहता है तो जैसा मैंने आपसे कहा, इग्नोर कर देना। यहाँ पे कोई रहता है, यहाँ पे भी हो सकता है थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाए, पर एक्चुअल मूव नहीं आएगा वहां से। या तो एक्चुअल मूव आता है फर्स्ट वाले से, अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, रीजन मैंने आपको समझा दिया, या फिर एकदम लास्ट वाले से आता है एक्चुअल बड़ा मूव, जहां से बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं कि चोक होने से पहले पहले भैया पोजीशन डिफेंड हो जाए। अब इसके बाद ध्यान से एक पॉइंट समझना कि जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं हमारे, जो यहाँ पे मैंने मार्क करके आपको दे रखा है, ये एक्चुअल में टर्निंग पॉइंट होते हैं। टर्निंग पॉइंट कैसे, स्ट्रक्चर आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो मार्क कर रखा है, इसके बीच में यहाँ से प्राइस जैसे गिरता गिरता आया, यहाँ पे यहाँ से ऊपर निकला होगा, ठीक है, फिर कुछ ऊपर गया, फिर वापस से यहाँ पे आया, फिर वापस से यहाँ पे ऊपर निकला होगा, फिर वापस से यहाँ पे आया, फिर वापस से यहाँ पे ऊपर निकला होगा, फिर वापस से नीचे आया, ऐसे करते करते प्राइस यहाँ पे गया होगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है ना, इसका जो टर्निंग पॉइंट रहता है, अच्छे से बोल्ड कर देता हूं मैं आपके लिए इसको, ये हमारे एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं टर्निंग पॉइंट होते हैं। यहाँ पे जैसे हम ऐसे करते करते, मान लो ऐसे गिरते हुए आ रहे थे यहाँ पे, कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था कैसे चलता है। यहाँ से हम गिरते गिरते आए, यहाँ से प्राइस को किसी बायर ने, किसी ऑपरेटर ने टर्न किया, तो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो एक्चुअल में हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। टर्निंग पॉइंट के आसपास से ऊपर गए, फिर प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे फिर एक टर्निंग पॉइंट मिला, फिर वापस से प्राइस नीचे आया, प्राइस ने अप साइड पे मूव दिया, फिर एक टर्निंग पॉइंट हमें मिला। तो टर्निंग पॉइंट के आसपास ही आपको हमेशा ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, और उसमें मार्क करने का परफेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया कि मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं है तो फिर अगली कैंडल्स पे आपको चेक करते हुए चलना है। और फर्स्ट वाला इंड्यूसमेंट मिलने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा पहले, उसके बाद इंड्यूसमेंट मिलने के बाद या तो फर्स्ट वाले से काम होगा, बीच के कोई भी हमारे काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि बीच में ऐसा हो सकता है कि प्राइस नीचे आया, या तो यहाँ से अच्छा मूव देगा, यहाँ से ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा मूव दिखाए, स्कैल्पिंग वगैरह का छोटा मोटा एक दो कैंडल दिखा दी यहाँ पे, पर वापस से वो ट्रैप करके लास्ट वाले के आसपास आएगा, फिर वहां से ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा चोक होने के पहले पहले। ये एक्चुअल में हमारे क्या होते हैं, टर्निंग पॉइंट होते हैं ऑर्डर ब्लॉक। फर्स्ट वाले को क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट वाला वैसे ही, जैसा मैंने आपसे बताया, फर्स्ट वाला ना तो ऑर्डर फ्लो काम का होता है ना ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि वो इंड्यूसमेंट के लिए होता है। उसके बाद का फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमारे काम का रहता है। मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं कि आप पूरे यूट्यूब पे चेकआउट कर लेना, अगर इतना डेप्थ में कोई साइकोलॉजी साथ में समझाते हुए आपको चीजें बता दे ऑर्डर ब्लॉक को लेकर। आज से 3 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, जैसा आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया मैंने, इंट्रो में, और साथ में इस चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाके आप चेकआउट कर लेना, सबसे नंबर 1 पे चल रहा है वो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो। 3 साल पहले भी ये सारी बातें आपको कोई नहीं बता रहा था इतना डेप्थ में जाते हुए, तब मैंने आपको एक एक पॉइंट की साइकोलॉजी क्लियर करी थी, और आज के टाइम पे क्या क्या चीजें चलती हैं वो भी आपको डिटेल में क्लियर कर दिया है। और ये तो जस्ट अभी शुरुआत है, तीसरा वीडियो है कोर्स का। ऐसे कितने सारे वीडियोस मैं आपको एडवांस लेवल पे देने वाला हूं, 10 15 20 वीडियोस आपके लिए मैंने प्लान कर रखे हैं। इसके बाद आपको दुनिया भर में किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इमोशंस मैनेजमेंट भी आएगा, आपको साइकोलॉजी भी समझ में आएगी, एक एक पॉइंट के पीछे की साइकोलॉजी की, यहां से मुड़ रहा है तो क्यों मुड़ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना, कि या तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो थोड़े बहुत स्टॉप लॉस जनरेट होते ही फर्स्ट वाले से निकल जाता है, या फिर लास्ट वाले से इसलिए निकलता है क्योंकि लोग चोक होने के पहले डिफेंड करने की कोशिश करते हैं बायर्स अपनी पोजीशन। अब जैसा कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए मैंने आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन कर लिया है। आप में से काफी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम टाइम फ्रेम कौन सा चूज कर सकते हैं, तो उसको भी क्लियर कर देता हूं आपकी क्वेरी को, कि टाइम फ्रेम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम से चालू करो चीज़ें सीखना। फिर धीरे-धीरे करके आप 1 मिनट पे भी कर पाओगे यही सब। 5 मिनट पे कर पाओगे, 15 मिनट पे कर पाओगे। तो इन शॉर्ट टाइम फ्रेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस पे चाहो अप्लाई कर सकते हो, जिस पे आप ट्रेडिंग करते हो, उसी पे आप करते हुए चल सकते हो। अब यहाँ पे जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर रखा है, हर टाइम फ्रेम पे मैं आपको सेम चीज़ें दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस टॉप से फॉल करना चालू किया, पुल बैक दिया, फॉल किया, फिर बैक दिया, फिर वापस से फॉल किया, फिर पुल बैक दिया, फिर वापस से यहाँ पे फॉल किया। तो अब इसमें सबसे पहले मार्क क्या करोगे, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो, पहला ऑर्डर फ्लो क्या बनेगा, ये तो आपके वैसे ही किसी काम का नहीं है, कि जैसा मैंने आपसे कहा था, सेलिंग साइड पे जब हम चलते हुए जा रहे हैं, फर्स्ट वाला जो आपको दिखेगा वो स्विंग तो आपको वैसे ही इंड्यूसमेंट के लिए मार्क करना है। इसके आगे तो वैसे ही आप यहाँ पे लाइन लगा के इंड्यूसमेंट होने का वेट करोगे। ठीक है? इसके बाद अगला कहाँ पे है? अगला यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से लेकर इसको आप मार्क कर सकते हो एज़ अ ऑर्डर फ्लो। ये हमारा हो गया ऑर्डर फ्लो। के ऊपर पीछे वाला कहाँ पर है? यहाँ पर। तो भी आप मार्क कर सकते हो ऑर्डर फ्लो, क्योंकि ये भी अभी तक टैप नहीं। ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो। इसके ऊपर कहीं पे कोई ऑर्डर फ्लो है, लास्ट हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा था बाइंग का मूव, तो ये हमारा एक फाइनल ऑर्डर फ्लो है। इस तरह से आपको 3 ऑर्डर फ्लो देखने को मिले। कैसे मार्क किया आपको समझ में आया? यहाँ पे ज़ूम करके आपको स्विंग्स दिखा देता हूँ। पहले तो हमने टॉप से फॉल किया। जो अगेंस्ट का मूव था सबसे पहला तो वही बन गया यहाँ पे। ऐसे मान लो यहाँ से ये पूरा जो बाइंग का मूव हुआ था ये बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे फॉल किए, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, फिर फॉल किए, फिर रिट्रेसमेंट दिया, ऐसे करते-करते। ऐसे करके कुछ आपको ऑर्डर फ्लो देखने को मिल रहे हैं। अब ऑर्डर फ्लो में मैंने आपसे क्या कहा था, टैप नहीं होना चाहिए, तो टैप तो कोई सा भी नहीं हो रहा, कि हमने यहाँ पे जाके भी इस पे टैप नहीं किया, यहाँ पे जाके भी इस पे टैप नहीं किया, तो टैप तो कोई सा भी नहीं हो रहा। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, पहला वाला और आखिरी वाला ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो सेकंड वाले को हम हटा देंगे। अब इंड्यूसमेंट मिलने के बाद हम क्या वेट करेंगे कि प्राइस इसके अंदर आए और ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे हमें मूव देता हुआ नजर आए। अब जैसा कि इस ऑर्डर फ्लो के अंदर में कहाँ पे आपको लास्ट बाइंग कैंडल देखने को मिल रही है, जहां पे टॉप लगा के हमने फॉल करना चालू किया हो। एक तो बाइंग कैंडल आपको ये जो पूरा की पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑर्डर फ्लो है, नीचे से लेकर ऊपर, इसमें टॉप क्या है, ये लगा हुआ है, उसके अंदर हमने नीचे आए पुल बैक लिया, यहाँ पे वापस से टॉप लगा हुआ है, फिर हमने फॉल करना चालू किया। तो आपको 2 टॉप स्पॉट हो रहे होंगे, इसीलिए मैंने ये कंडीशन को पिक किया है। थोड़ी एडवांस कंडीशन है, जिससे एक टॉप और दूसरा टॉप आपको देखने को मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ऐसे मार्क करना है, लास्ट बाइंग कैंडल वाला, या फिर आपको ये वाला लास्ट बाइंग कैंडल वाला मार्क करना है। तो दोनों भी आप मार्क कर सकते हो, बस कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले वाली जो कैंडल है, पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करने की सोच रहे हैं, उसके नीचे ना तो कोई सही से फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या है, कोई इम्पल्स मूव भी नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप वाले वीडियो में कहा था कि फेयर वैल्यू गैप वही अच्छा होता है जिसके बाद एक इम्पल्स मूव होता हुआ नजर आए, जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो ये बनेगा हमारा एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम नाम देंगे ऑर्डर ब्लॉक बेरिश। क्यों बना, रीजन आपको समझ में आया कि एक तो लास्ट बाइंग कैंडल है। लास्ट बाइंग कैंडल का काम क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे थ्योरी तो बहुत बता दी, अब आपको इसकी प्योर साइकोलॉजी बताता हूँ। जैसे मान लो प्राइस यहाँ से चलना चालू किया, एक बार आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे प्राइस चलना चालू किया, ऊपर गया, इसने क्या किया, पीछे की कुछ कैंडल्स की क्या है, लिक्विडिटी ली है, यानी कुछ लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाए, फिर उसके बाद ये शार्प सेलिंग में आया है। इसलिए लिक्विडिटी उड़ाने के बाद अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ वाला भी हमारे काम आ सकता था, ये वाला भी हमारे काम आ सकता था, बट कब आता, जब इसके बाद ही कोई इम्पल्स मूव हो जाता है। ऐसी जो कैंडल यहाँ पे बन रही है, ऐसी कोई कैंडल यहाँ पे बनती, कोई बड़ा सा अच्छा फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होता, तो ये हमारे काम आ सकता था। क्यों? क्योंकि इसने भी पीछे की यहाँ पे लिक्विडिटी क्लियर करी थी। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में सेशन वैसे तो काफ़ी सारे यूट्यूब पे आपके पास शेयर कर रखे हैं मैंने चैनल पे, और भी इस कोर्स में आगे आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी सब मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। फिलहाल आप बस ये समझो कि लोगों के स्टॉप लॉस क्लियर करने के बाद, जो लोग सेल कर रहे थे, उनके स्टॉप लॉस क्लियर करने के बाद अगर कोई शार्प मूव होता, तो हम यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करते लास्ट बाइंग कैंडल मानते हुए। कैंडल की कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रेड कैंडल थी, इसको भी मार्क कर सकते थे अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता तो। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इसको मार्क हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। ध्यान से देखो, मैंने प्रीवियस कुछ यहाँ पे कैंडल्स की लिक्विडिटी भी ली है, लोगों को ट्रैप भी किया है यहाँ पे, इस तरह से देखो। लिक्विडिटी ली है प्रॉपर, यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे, मान लो जैसे, कैसे समझो, टॉप से फॉल हुआ, यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर वापस से फॉल किया। अब जो लोग मान लो इस स्विंग के साथ सेल किए होंगे, इस ब्रेकडाउन वगैरह के साथ सेल किए होंगे,
इन सब की भी मार्केट ने लिक्विडिटी ली और उसके भी ऊपर वाली कैंडल तक की मार्केट लिक्विडिटी लेता हुआ नजर आया। लिक्विडिटी लेने के बाद अगर शार्प फॉल हो रहा है तो उसमें जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब इसके पीछे की और साइकोलॉजी ध्यान से समझना, यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क हो रहा है? क्योंकि मान लो ऐसे प्राइस गिरता हुआ आया, ऊपर गया और किसी बड़ी पार्टी ने सीधा यहाँ पे अपने ऑर्डर्स पंच किए और इस कदर ऑर्डर्स पंच किए कि वहां से एक शार्प मोमेंटम होता हुआ नजर आया। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये समझो कि प्राइस को घुमा कौन सकता है? ऑपरेटर। हमारे पास, आपके पास, रिटेलर्स के पास वो पावर नहीं होती कि प्राइस को, चलते प्राइस को, जैसे ऊपर जा रहा है यहाँ से प्राइस, उसको घुमा दे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी ने अगर प्राइस को घुमाया है तो वो कोई ऑपरेटर स्मार्ट मनी का काम ही हो सकता है, कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस का, कोई बड़े प्लेयर का काम हो सकता है। इसलिए आपको ऐसे एरिया पे फोकस रखना होता है जहां से प्राइस घूमा है। और स्पेशली अगर किसी के स्टॉप लॉस खा के, जैसे जो लोग यहाँ पे पहले सेल कर रहे थे, इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर था, जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे इस तरह से, उन सबके स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद अगर शार्प सेलिंग हुई है, मतलब वीक हैंड्स को डरा के भगाया गया है और फिर ऑपरेटर ने एक्चुअल क्वांटिटी अपनी पंच करी है, उस वजह से यहाँ पे ये बड़ी सी कैंडल बनी है जो कि हमारी फेयर वैल्यू गैप भी बनेगी। और यही हमारा फुटप्रिंट होता है, ऑपरेटर का फुटप्रिंट यही होता है। यहाँ पे ऑपरेटर आया, उसने चलना चालू किया तो उसके फुटप्रिंट यहाँ पे दिख रहे हैं। और बाकी सब चीज़ों पे भी फ़ोकस रखना है कि वीक हैंड्स को हटा के फिर यहाँ से जहाँ से प्राइस टर्न हुआ है, वो पॉइंट हमारे काम का है। और उसमें भी अगर ऑपरेटर का फुटप्रिंट दिख रहा है, जो कि क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। जैसा मैंने आपसे कहा, ऑर्डर ब्लॉक क्यों मार्क किया है? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को इग्नोर और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे प्रेज़ेंट है। मतलब यहाँ से इम्पल्स मूव होता हुआ नज़र आया है, तो बाकी सब कंडीशन टिक है। ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो के अंदर में एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अगर प्राइस इस पे कभी भी आगे टैप करता है, तो हमें सेलिंग का प्लान करते हुए चलना है। फर्स्ट वाली स्विंग को तो वैसे ही हम इग्नोर कर देते हैं, वो एक इंड्यूसमेंट होता है। अब यहाँ पे आगे का चार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब ध्यान से एक पॉइंट समझना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो ऑर्डर फ्लो से ही सेलिंग हो गई। मैं तो यहाँ पे मान लो इस तरह से वेट कर रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा और यहाँ से हम सेलिंग प्लान करेंगे, और ये तो पहले से सेलिंग हो गई। यहाँ पे आप बिल्कुल भी सेल नहीं करोगे, और ये सेलिंग होती हुई नजर क्यों आई है? उसके पीछे का रीजन है कि जो यहाँ पे हमारा ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इतना बड़ा, ये एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप से सेलिंग होती हुई नजर आई है। इसको हम नाम देंगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। तो आप में से काफ़ी लोगों की एक क्वेरी बनी रहती है, डाउट बनी रहती है कि यहाँ पे कभी तो प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर जाता है, कभी ऑर्डर ब्लॉक तक पूरा आता है और फिर वहाँ से रिएक्ट करता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक्चुअल में ये जो पूरा हमारा एरिया होता है, फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों मिला के हमारा एक पीओआई बनता है। पीओआई का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से क्या मतलब है? कि ऐसा एरिया जहाँ पे बड़ी पार्टी, बड़े प्लेयर का इंटरेस्ट है। ध्यान से समझना, मैं आपको ज़ूम करके एक चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक मिला के ये जो पूरा हमारा एक एरिया बना, कौन सा? पर आपको मार्क करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ये जो पूरा एरिया है ना, ये कहलाता है हमारा पीओआई। तो हम कहते हैं, पीओआई से क्या मतलब है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने, बड़ी पार्टी ने यहाँ से ऑर्डर्स लगाना चालू किया, यहाँ तक इस तरह से ऑर्डर्स लगाए लगाए लगाए, फिर प्राइस ज़्यादा शूट अप कर दिया, तो उसके बाद क्या है, जो बाकी लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हैं उनके ही स्टॉप लॉस कटते हुए जाएंगे कि ऐसा तो नहीं है यहाँ पे भी वो सेल कर रहा है, यहाँ पे भी वो सेल कर रहा है, यहाँ पे भी वो सेल कर रहा है, यहाँ पे भी, फिर ऐसे करते करते हर लेवल के आसपास तो वो सेल नहीं कर सकता। इससे तो क्या होगा, उसका एवरेज प्राइस ही बहुत खराब हो जाएगा। मैं साथ के साथ आपको एक-एक पॉइंट की, एक-एक छोटे-छोटे कांसेप्ट की भी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। जिस चीज़ में आप फँस सकते हो, उसकी भी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि क्यों फँस सकते हो। तो अगर आपको वीडियो सिंपल लैंग्वेज में अच्छा लग रहा है, डिटेल में अच्छा लग रहा है, तो लाइक, कमेंट करके एप्रिशिएट करते हुए चलें। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखता है वीडियो के, तो उसको हाइप भी कर सकते हो। जिससे कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको और जल्दी मिलता हुआ नज़र आएगा। एटलीस्ट इस वीडियो में 5000 प्लस लाइक्स होते हैं और 10,000 प्लस मुझे कमेंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन ये लाइक और कमेंट गोल पूरा होता है। यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये जो पीओआई है हमारा, ये पीओआई का मतलब क्या है कि ऑपरेटर ने यहाँ से शॉर्ट करना चालू किया। अब ये पॉइंट मैंने आपको कई बार बताया है कि एक लेवल के आसपास वो ऑर्डर नहीं लगाते। जैसे ये एरिया है, मान लो ये लेवल है, इस लेवल पे उनके सारे ऑर्डर नहीं होंगे, उनके ऑर्डर्स रहते हैं एक पूरे प्राइस बैंड में। मान लो जैसे 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो उन्होंने कुछ अलग-अलग प्राइस पे, जैसे 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे लगा दी सेल करने, 20,000 क्वांटिटी यहाँ पे लगा दी, 30,000 क्वांटिटी यहाँ पे लगा दी, 5,000 क्वांटिटी यहाँ पे लगा दी।
ऐसे करके एक प्राइस बैंड होता है पूरा। तो टेक्निकली वो जो प्राइस बैंड होता है ना पूरा, उसी को हम पीओआई कहते हैं। और वो कैसे बनता है? फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक को मिला के। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में तो ऑर्डर लगना चालू हुए, यहाँ पे तो क्रूशियल एरिया है हमारा। उसके बाद ऑर्डर लगते-लगते प्राइस जो शूट अप कर दिया, बड़ी-सी कैंडल बन गई। तो फेयर वैल्यू गैप में भी क्या होता है, कुछ ऑर्डर्स वहाँ पे लगे रहते हैं। ये कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस टैप करके रिएक्शन दिखा रहा है। अब आगे का चार्ट ध्यान से देखिए। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें फिर फेयर वैल्यू गैप पे काम करना है या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे काम करना है। तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। दोनों से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, आपको ऑर्डर ब्लॉक से भी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला, फेयर वैल्यू गैप से भी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। कुल मिला के बात इसकी है कि ऑर्डर्स आपको कहाँ पे मिल सकते हैं। तो दोनों जगह पे आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, दोनों पे आप काम कर सकते हो। और ऑर्डर ब्लॉक से देखो और भी बड़ा मूव यहाँ पे होता हुआ नजर आया। यहाँ से मान लो आप ऐसे फेयर वैल्यू गैप पे शॉर्ट करते, तरह से फेयर वैल्यू गैप के ऊपर थोड़ा या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहता। यहाँ से आपको छोटा मूव मिला 1:1.7 के आसपास, के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं तो 1:2.5 के 2.5 के आसपास आपको देखने को मिला। और यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से आप सेल करते तो आपको बहुत ही बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देखने को। तो मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगा हमेशा कि आपको फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना है। यहाँ से अगर कोई रिएक्शन वगैरह आ भी रहा है तो उसको छोड़ दो। अच्छी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करो। परफेक्टली एक ऑर्डर फ्लो मार्क करो, उसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। ऑर्डर ब्लॉक पे जब टैप करें वहीं से रिएक्शन दिखाए तब आप काम करो। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि बड़े रिस्क रिवॉर्ड आपको कैप्चर करने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो प्राइस टैप किया और 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा एक ट्रेड भी आप कैप्चर कर लेते हैं मात्र 130 पॉइंट के बिटकॉइन के स्टॉप लॉस के साथ, तो उससे आप देख सकते हैं आगे के कितने ट्रेड्स आप फिर रिस्क फ्री आराम से ले सकते हैं। और इसी से आपके जो है वेल्थ बढ़ती हुई नजर आएगी, कैपिटल आपकी ग्रो करेगी, छोटी कैपिटल। अब जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल हम स्टॉक मार्केट का देखने वाले हैं, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है जब मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो स्ट्रक्चर उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो रहता है। चीजें सारी एज इट इज सेम है, जो मैंने आपको कंडीशंस बताए, जो लॉजिक बताए, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व ध्यान से करना है। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव मूव चलता हुआ जा रहा है, यानी पॉजिटिव साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट स्विंग आप टेक डाउन होने का वेट करोगे एज अ इंड्यूसमेंट। फर्स्ट स्विंग आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, हम ऐसे-ऐसे करते-करते ऊपर की साइड पे चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ से हम ऊपर गए, पूरा नीचे आए, फिर हम यहाँ से और ऊपर गए, फिर हम यहाँ से नीचे आए, इस तरह से हम चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक स्विंग पॉइंट या यहाँ पे आपको एक स्विंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसको आप एज अ इंड्यूसमेंट कंसिडर करोगे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट। अब अगर हम आगे का चार्ट इससे प्ले करके देखते हैं, एक बार जब आपको इंड्यूसमेंट मिल गया, तो इंड्यूसमेंट मिलने के बाद आपको क्या करना है, इसके पीछे जितना भी मूव हुआ था, जितना भी इसके पीछे मूव है, उसमें आपको ऑर्डर फ्लो ढूँढना चालू करना है। और ये ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से जब हम बाइंग में चलते हुए जा रहे हैं, तो जो पूरा-पूरा सेलिंग का मूव है, जैसे ये पूरा हमारा सेलिंग का मूव है, इस तरह से ये होता है हमारा ऑर्डर फ्लो। तो अभी यहाँ पे आपको सेलिंग का मूव कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक सेलिंग हुई थी और इसके बाद तो क्या है, प्राइस इस पे आगे जाके ही टैप कर दिया। ऑर्डर फ्लो से निकला, ऑर्डर फ्लो पे ही टैप कर दिया, तो ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेलिंग देखने को मिल रही है इस तरह से। यहाँ पे पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक अगर हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमने सेलिंग को ऑर्डर फ्लो कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि ये क्यों नहीं किया, सिर्फ इतना भी तो कर सकते थे? नहीं। तो ऐसे समझो प्राइस ऐसे चलता हुआ जा रहा है, तरीके से, पूरा ऊपर तक गया, उसके बाद पूरा यहाँ से यहाँ तक नीचे आया है। भले ही इंटरनल स्ट्रक्चर है कुछ भी, पर वो पूरा नीचे आया है, तो हमको उसको पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क करना पड़ेगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये एक हमारा ऑर्डर फ्लो है। अब इसके पीछे और कहाँ पे हमें ऑर्डर फ्लो देखने को मिल रहा है? बीच का तो कोई काम का नहीं है। पहला अगर हमें सही से मिल गया, तो उसके बाद बीच का तो वैसे ही कुछ काम का नहीं है। पीछे हम चेकआउट कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें लास्ट सेलिंग देखने को मिल रही है। ये लास्ट पूरी सेलिंग होती हुई नज़र आई थी, तरीके से। तो ये 2 ऑर्डर फ्लो हमारे काम के हैं। आपको समझ में आया क्यों मार्क किया गए हैं ये ऑर्डर फ्लो? एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ये 2 ऑर्डर फ्लो हमारे काम के हैं। अब ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें क्या करना होता है, इसको रिफाइन करना होता है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें तो 1:1 ही हमें काफ़ी देर बाद मिलेगा। काफ़ी टाइम हमारा कंज़्यूम होगा, हो सकता है मिले भी कि ना मिले। तो हमें इसको रिफाइन करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो एक। जैसे आपको लास्ट सेलिंग का जो मूव हुआ वो कहाँ तक हुआ, इस वाली कैंडल। ये वाली कैंडल में परफेक्ट लास्ट सेलिंग का मूव हुआ और इसके ऊपर क्या है, हमारा एक फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे इस तरह से। मतलब क्या है, फेयर वैल्यू गैप का रीजन आपको समझाया था कि क्यों ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप देखते हैं,
मतलब अभी तक भी ऑर्डर ब्लॉक पे जब से एक बार ये कैंडल बनी है उसके बाद से एक बार भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पे प्राइस टैप नहीं, ये साइन होता है फेयर वैल्यू गैप का। इस तरह से परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप भी है। अब इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। अब सिमिलरली जो ये वाला ऑर्डर फ्लो था, इसमें भी हमें लास्ट सेलिंग मूव कहाँ तक चलता हुआ आया, जिसने लास्ट डॉट लो लगाया यहाँ पे, ये वाली पूरी कैंडल। इस कैंडल को हमें मार्क करना होगा। अब इस कैंडल के ऊपर क्या हमें कोई फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है? नहीं। कि अगली कैंडल उसके ऊपर तक गई, उसकी अगली कैंडल इनसाइड कैंडल, उसकी अगली कैंडल वापस इनसाइड कैंडल। तो जिस कैंडल के अंदर यहाँ पे ये सारी कैंडल्स हैं, इसको हम पूरा मार्क करेंगे ऐसे। और क्या अब हमें इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है? हाँ, भले ही मार्केट सीधा गैप अप खुल गया, फेयर वैल्यू गैप का लॉजिक मैंने इसीलिए आपको समझाया था। भले ही मार्केट गैप अप खुल गया पर एक भी बार इस पर टैप नहीं किया ना, टैप नहीं किया तो मतलब ये मिटिगेटेड नहीं है। मिटिगेटेड नहीं है तो आप इसको एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर करके मार्क कर सकते हो। इसलिए मैंने ये एग्जांपल पिक किया है जिससे कि आपको ये कंडीशन भी समझ में आ जाए कि भैया गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो क्या करना है। सिंपल लॉजिक ध्यान रखो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो बनाया। ऑर्डर फ्लो में ये जो लास्ट कैंडल थी जहाँ से टर्न हुआ प्राइस सीधा गैप अप खुल गया। उसके बाद क्या एक बार भी इस पर टैप किया है इस टर्निंग पॉइंट पे? नहीं। तो दोबारा जब कभी भी इस पर टैप करेगा, आगे जाके मान लो ऐसे करके प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे इस पर टैप करेगा तो यहाँ से आप बाइंग देख सकते हो। इस तरीके से आपको गैप अप गैप डाउन के केस में बेसिकली स्टॉक मार्केट में इस तरह से करना होता है। अब हम आगे का चार्ट थोड़ा-सा प्ले करके देखते हैं कि किससे ऑर्डर ब्लॉक कौन से ऑर्डर ब्लॉक से पावर लेता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आए इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, यहाँ पे मान लो हमने लॉन्ग की एंट्री प्लान करी इस तरीके के, नीचे छोटा-सा मार्जिन छोड़ के स्टॉप लॉस, टारगेट हम देखते हैं क्या हमें मिलता है या नहीं मिलता। छोटा-सा हमें मूव देखने को मिला यहाँ पे, लगभग-लगभग कितना 1:2.5 के आसपास। उसके बाद क्या है फेल हो गया ये, नीचे आ गया। तो बीच में हमें कुछ भी नहीं करना, अब ध्यान से समझो चीज़ों को। यहाँ पे बीच में हमें कुछ भी नहीं करना, 1:2.5 मिल गया हमें ऊपर टारगेट फर्स्ट वाले से रनिंग मोमेंटम में। जैसा मैंने आपसे कहा था फर्स्ट वाला क्यों काम करता है कि अगर रनिंग मोमेंटम स्ट्रांग है तो वहीं से ऊपर चला जाता है, पर अगर नहीं है स्ट्रांग तो पूरा नीचे तक आएगा। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स डिफेंड करेंगे, उसके बाद ये ऊपर निकलेगा। बीच में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ट्रेड लिया ठीक है, 1:2.5 मिला, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में या जैसे भी आप चाहें 1:1 वगैरह के बाद रिस्क फ्री कर सकते हैं ट्रेड को। में अगर आप कर दिए या फिर मान लो आपका इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ऐसे मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बड़ा टारगेट इसमें नहीं मिला। ऑल्दो 1:2.5 स्टॉक मार्केट के हिसाब से काफ़ी होता है, इनफ होता है। अभी फिर मैं आपको जो रिफाइंड एंट्रीज वगैरह बताऊंगा आगे चल के वीडियो में। यहाँ पे जैसे मान लो आप एंट्री कर रहे हो, अब इसको मैं आपके और छोटी स्टॉप लॉस के साथ आपको एंट्री करवाऊंगा जहाँ पे और रिफाइंड एंट्री आपको मिलेगी, जिसमें आप यहाँ पे भी बहुत प्रिसाइज एंट्री करके बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। तो उसकी हम आगे फिलहाल आगे के वीडियोस में बात करेंगे, उसके लिए आप इंतजार करें, बस पेशेंस रखो थोड़ा सा, बहुत कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे नीचे आया प्राइस, आगे का चार्ट हम देखते हैं, ऑर्डर फ्लो तक तो प्राइस आ चुका है। अब यहाँ पे देखो आप ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे एग्जैक्टली इसने टैप किया तरीके से। जैसा मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इस तरह से रहता है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये पूरा पीओआई जोन है हमारा। पीओआई जोन में प्राइस परफेक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे भी डॉट टैप किया है, ये होता है एकदम प्रिसाइज मूव, यहाँ पे परफेक्ट मूव आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग करेंगे हम, के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे हम और यहाँ से हम टारगेट वगैरह देख सकते हैं। अब आगे का चार्ट देखते हैं कितना टारगेट मिलेगा। फिलहाल मैं आपको एग्जिट करना नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा कितना टारगेट हमें रखना है, वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा। कितना टारगेट आप कहाँ तक का लेवल का टारगेट आप सोच सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं तो वन वे मूव जो बैक टू बैक मूव हुआ उसमें ही आपको 1:8 तो हाथों हाथ मिल चुका है। उसके बाद भी प्राइस ऊपर चलता हुआ जा रहा है। एक बार जैसे मैं इसको रोक के आपको दिखाता हूँ, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, यही पावर होती है ऑर्डर ब्लॉक की। ये स्मार्ट मनी एक्टिव हुआ और जैसा मैंने आपसे कहा था अगर लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह करके, ऐसे यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह अभी आगे वीडियो में समझाऊंगा आपको, अपकमिंग जो लेक्चर्स आएंगे उसमें लिक्विडिटी क्या होती है। परफेक्टली यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके लोगों को ऐसा दिखाया बड़ी-बड़ी कैंडल के साथ सेलिंग में जा रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक से सीधा पावर लिया। अब लोग क्या करते हैं जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर या आईसीटी ट्रेडर नहीं है, वो यहाँ पे ध्यान ही नहीं देते कि यहाँ से भाई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी कुछ पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। वो लोग ब्रेकडाउन वगैरह देखकर यहाँ पे सेल करते हैं कि ये लो ब्रेकडाउन हो गया, इसके पीछे वाले लो ब्रेकडाउन हो गए ये। यहाँ पे वो लोग बड़ी-बड़ी कैंडल देख के सेल करते हैं और इसीलिए फिर वो फँस जाते हैं। अब यहाँ पे देखो वन वे, बिना कोई खास मेजर रिट्रेसमेंट के ये जो वन वे मूव है यही आपको 1:8 का देखने को मिल रहा है। तो भले एक बार को मान लो आपने ऊपर यहाँ पे 1:2.5 में बुक नहीं किया, वैसे तो वो इनफ टारगेट हो जाता है। फिर भी आपने बुक नहीं किया तो यहाँ पे आपको कितना बड़ा मूव यहाँ पे मिल चुका है।
और ये भी जब जब वन वे। इसके बाद भी अगर आप होल्ड करते आगे तो आगे का चार्ट आप देखो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट के 1:29 तक का टारगेट, 1:30 तक का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। उसके बाद मेजर रिट्रेसमेंट होना चालू हुआ है। जब तक अगर आप देखेंगे तब तक क्या हो रहा था यहाँ पे, पहले यहाँ से प्राइस निकला ऑर्डर ब्लॉक से, माइनर माइनर रिट्रेसमेंट ऐसे करता-करता चल रहा है, 50% तक भी रिट्रेस नहीं कर रहा। जो मूव दे रहा है उसका 50% भी रिट्रेस नहीं कर रहा। यहाँ से फिर मूव हो गया उसके 50% के आस-पास से फिर टर्न हो गया। फिर यहाँ पे मूव दिया, ये जो पूरा मूव दिया इसके 50% इसके पहले टर्न हो गया, ऐसे करते-करते। फिर फाइनली जब 50% वगैरह ब्रेकडाउन होना चालू हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हुआ तो यहाँ पे हमें वापस से फॉल देखने को मिला है। इससे पहले आपको प्राइस ने कितना बड़ा मूव दिया है। अब आप बोलोगे ये तो स्टॉक मार्केट है, हम तो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं करते ये वो। तो मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपको एंट्री एग्ज़िट वगैरह सब आगे मैं डिटेल में बताऊँगा। आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाएँगे, थोड़ा-सा आप पेशेंस रखो। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे में भी काम करते, यहाँ पे भी आप अगर अपनी एंट्री बनाते इस तरह से, के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते, थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ के बैक टू बैक सेम डे पे कुछ ही मिनट्स में, यहाँ पे 1:8 के आस-पास का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। इतना भी हमारे लिए सफिशिएंट होता है अगर ये पूरा भी हम कैप्चर ना करना चाहें तो। और जो लोग बड़ा मूव कैप्चर करते हैं या कुछ क्वांटिटी बुक करके लंबा होल्ड करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी मैंने दिखा दिया है कि 1:30 वगैरह तक का भी पोटेंशियल रहता है इसमें। वो भी अभी तो सिर्फ हम डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, अभी रिफाइंड एंट्री वगैरह मैंने आपको नहीं सिखाया है कुछ भी। तो इससे आप समझ सकते हैं इस कोर्स की पावर क्या है, कितना आपको वैल्यू मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एक्साइटेड हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी, पीओआई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स जो होते हैं, एडवांस ब्लॉक्स, वो सभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। उनके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और इंटरेस्ट अपना शो करो कि हाँ, आप इंटरेस्टेड हैं। अपने रिव्यूज़ वगैरह शेयर करो कि आपको कैसा लग रहा है। आप आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस करी या फिर नहीं। ज़्यादा आगे मत जाओ कि एंट्री क्या करनी है, एग्ज़िट क्या करनी है। सिर्फ़ ये बताओ कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। तो आप भी कोशिश करो समझने की चीज़ों को, क्योंकि इतना डेप्थ में जाते हुए इतना सिंपल तरीके से कोई भी आपको चीज़ें नहीं बताएगा। ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। वो तो मैं आपके लिए एक-एक लॉजिक को ब्रेक डाउन करता हूँ, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो सिंपल था, पर ऐसा नहीं है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी अपने फीडबैक शेयर करो। नहीं आ रहा है, कुछ डाउट वगैरह है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।